Okay, so this is the first class of equity. You know, equity is one of the most important asset class in which people put their money. And equity is the asset class which takes us higher. मतलब पोर्टफोलियो में अगर फिक्स्ड इनकम है, बॉन्ड है, पोर्टफोलियो में अगर इक्विटी शेयर्स है, पोर्टफोलियो में अगर रियल एस्टेट है, पोर्टफोलियो में कमोडिटीज़ है, गोल्ड है, बट द वन एसेट क्लास जो ट्रेडिशनली सबसे हायर रिटर्न दिया है दैट हैज़ बीन इक्विटी. एंड इट इज़ अ फैक्ट दैट ज़्यादातर लोगों को रिस्क के बजाय रिटर्न ही समझ में आते हैं. तो इफ यू ओनली टॉक अबाउट रिटर्न, तो रिटर्न वाइज फिक्स्ड इनकम डज नॉट सीम टू बी अपीलिंग टू पीपल एट ऑल. व्हेन दे लुक एट 30%, 40%, 50% रिटर्न, तो फिक्स्ड इनकम का 10%, 8% सीम्स टू बी वेरी वेरी एकदम अनइंटरेस्टिंग. CFA program is very, very focused on equity. But if you think about it, this program is supposed to take us where? So, sitting in India, जहाँ पे fixed income market has right now, up till now, not developed that much. It is, of course, at a very important stage of our economy, जहाँ पे fixed income market exponentially grow कर रहा है. But the fact is that right now, जब मार्केट्स का बात होता है तो वी नॉर्मली टॉक अबाउट शेयर मार्केट, वी डोंट टॉक अबाउट कोई और मार्केट. तो इंडिया में खासकर डूइंग द CFA प्रोग्राम देयर इज अ 80% प्रोबेबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू मेक योर करियर समवेयर रिलेटेड टू द इक्विटी मार्केट, द शेयर मार्केट. व्हेन वी टॉक अबाउट द शेयर मार्केट, ऑब्वियसली एक तो ट्रेडिंग समझ में आता है कि यू बाय शेयर्स, सेल शेयर्स और उसका डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कॉल ऑप्शन, व्हाटएवर. और दूसरा होता है fundamental investing, where you buy something right now and you hold it for 10-15 years, hoping that in those 10-15 years it will provide a phenomenal return. तो अपना फर्स्ट क्लास है इक्विटी का. एंड इन दिस क्लास ऑब्वियसली इवन दो चैप्टर का नाम है इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, बट आई कांट गेट इनटू द चैप्टर, दैट वुड बी एन इनजस्टिस टू द टॉपिक ऑफ इक्विटी. इट इज़ नेसेसरी फॉर मी कि अपने में से कई सारे लोग का अलग अलग एक्सपीरियंसेस है. से सम ऑफ यू मे बी जस्ट स्टूडेंट्स एंटरिंग कॉलेज एंड उनका कोई एक्सपीरियंस शेयर मार्केट के साथ नहीं है अपार्ट फ्रॉम सम एकेडमिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड. तो टू जनरेट देयर इंटरेस्ट इन दिस फील्ड, देयर माइट बी अदर्स हु आर मोर सीजनड एंड मे बी ऑलरेडी वर्किंग इन द इक्विटी स्पेस. व्हेन आई से ऑलरेडी मीन्स लॉट ऑफ लाइव बैच स्टूडेंट्स, दे माइट बी द वंस हु आर already research analysts working in JP Morgan, working in different places, or even fund managers, they come to join the CFA program. There is no surprise. So vast variety of audience है. तो all the audiences have to understand that मेरा जो pace है, मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, has to be such that it takes everyone with us. Okay. So to bring some sense of maturity, let me start with an example. There was somebody who bought 1 lakh shares of a company at rupees 3 per share in 2002. 1 lakh shares of a company were purchased at rupees 3 per share in 2002. And he held on. In 2011, the company paid a bonus of 1:1. I think all the background people are understanding 1:1 bonus का मतलब. इसका मतलब for every 1 share you are getting 1 more share. So 1 lakh share becomes what? 2 lakh shares. I hope it is fine. In 2017 or 18, the company went in for a stock split, where the face value of the share, which was 10, was brought down to 1. Face value of the share. Now once again, this is understood by everybody. इसका मतलब 2 लाख शेयर के बदले कितना हो गया? 20 लाख शेयर. और फेस वैल्यू से क्या ही तो फर्क पड़ता है? Are you concerned about the face value or the market price? Market price. तो 20 लाख शेयर हो गया, ठीक है ना. शेयर का दाम अभी राइट नाउ बात करें तो मेरे ख्याल से करीब 3,500 चल रहा होगा, 3,500 रुपया. यू में मल्टीप्लाई ऑन योर कैलकुलेटर. पूरा डिजिट्स तो ले नहीं पाया कैलकुलेटर बेचारा, तो लैक्स पे रख दो. तो 20 इंटू 3,500, 20 इंटू 3,500, 70,000 लैक्स. ओके, 20 लैक्स था. तो 20 इंटू 3,500 इज 70,000 लैक्स. और इन्वेस्ट कितना किया था? 3 लैक्स. इन्वेस्ट किया था 3 लैक्स. Karanjit is saying face value question mark.
फॉरगेट अबाउट इट करमजीत, ऐसे ही फेस वैल्यू काम का नहीं है, ठीक है? बिकॉज आई वोंट डाइवर्ट टू एक्सप्लेन व्हाट फेस वैल्यू इज. फेस वैल्यूज ऑफ नो यूज एट ऑल. यूएस वगैरह में फेस वैल्यू होता ही नहीं है, जा क्या करेगा? ओके, ग्लोबली बहुत सारे कंट्री में फेस वैल्यू ही नहीं होता है, ठीक है? तो फेस वैल्यू, प्रीमियम, डिस्काउंट, से कोई बात ही नहीं आएगा. सो 3 लाख वो इन्वेस्ट किया था, 3 लाख रुपया का बात कर रहे हैं. एंड यू ऑल हैव सेड 70,000 lakhs. 3,70,000 lakhs, ठीक है? और बीच में कैश डिविडेंड भी आया होगा, बीच में कैश डिविडेंड भी आया होगा, उसका तो मैं गिनती ही नहीं कर रहा हूं. क्या उस चिंदी का हिसाब करें? लेट्स कैलकुलेट द आई बाय वैल्यू कैलकुलेटर. लैक्स में डालना. तो जो लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं दे विल पुट 3 प्लस माइनस पीवी. सम न्यू स्टूडेंट्स आर देयर, तो आई एम आल्सो यूजिंग द कैलकुलेटर. सेकंड क्लियर टीवीएम. सो 3 प्लस माइनस पीवी, यानी कि 3 लाख गया. एंड कितना बोले? 70,000 lakhs क्या? तो 70,000 इज व्हाट? एफवी. कोई एन्युटी यहाँ पे नहीं मान रहे, वरना डिविडेंड भी मान सकते थे, पर मान रहा नहीं हूं. 7 लाख हो गया. ओके, नो इश्यूज. कैलकुलेटर स्मार्ट नया फिगर ले लेगा, ठीक है? 70,000 एफवी, परफेक्ट. और कितना साल हो गया? 2002 से लेके अभी तक 22 साल हो गया. 22N CPT I by Y कितना आ रहा है? 58% आ रहा है. 58% रिटर्न. नाउ वंस अगेन जो यंग क्राउड है ना, स्पेशली हु आर रियली यंग, द फर्स्ट ईयर गाइज, 58% तो क्या ग्रेट है. सीरियसली आई एम टेलिंग यू, जो यंग क्राउड है उनके लिए 58% क्या ग्रेट है. When you looked at the absolute numbers, you were amazed. कि 3 lakh becoming 70,000 lakhs. And let's understand, even if we happen to feel about our family going back in 2002, 3 लाख तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करने को था, करेक्ट है? But it's not that we are talking about Greek and Latin. Here, anyways, this is not a class where I will talk about stories of different investors, but some people over there in the live batch have understood which stock I was talking about. Have you figured out? Titan. तो टाइटन की बात हो रही थी. Which investor we are talking about? राकेश झुनझुनवाला. The late राकेश झुनझुनवाला who is considered to be the Warren Buffett of India. मतलब you cannot earn such returns in trading. You cannot earn such returns in futures and options. Impossible. This return can only be earned via patient perseverance equity investing, and this cannot be borrowed. कहने का मतलब है, if somebody tells you ना कि ये वाले शेयर में यही पोटेंशियल है, when the share will in between go up, okay, so you may not sell because you believe. संजय सर told you, तो you really believe संजय सर ने बोला है, तो the share doubled, tripled and you held. तुमने लालच में बेचा नहीं. उसके बाद the share will go down, maybe to below your purchase price. And then all Sanjay sir will go away because you have tested at least in books कि यार वो 3 गुना हो गया था, और देख वापस से कहाँ चला गया. छोड़ना संजय सर, इस बार जब ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली बेच देंगे. तो नेक्स्ट टाइम इट गोज अप, डबल्स या व्हाटएवर, एंड यू सेल इट. इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ सर, ये तो नॉर्मल लोग करते होंगे, एवरीबडी. और या फिर व्हेन इट गोज डाउन, दैट टाइम यू हैव अ लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट. बहुत जोर से पैसे का रिक्वायरमेंट आ गया था, मतलब आर या पार वैसा वाला जिंदगी में हाल आ गया था, सच दैट यू हैड टू सेल इट एट अ लॉस. एंड देन यू आर टेलिंग स्टोरीज टू पीपल. वो जो सर बता रहे थे ना 3,70,000 लाख, वो तो मेरा भी हो जाता अगर मेरे को बेचना नहीं पड़ता, अगर मैं बेचता नहीं तो थोड़ा सा उस समय टाइम खराब चल रहा था, इसलिए वो बेच दिया. मतलब ऐसे तो क्या है कि आई एम नॉट स्टैंडिंग ओवर हियर टू सेल अ पर्टिकुलर बिलीफ or to sell a story. You must have seen something. Even talking politically at this platform, I many times criticize the current government. I many times speak in favor of the current government. तो मेरा तो काम होता है यहाँ पे जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में कुछ ना कुछ ऐसा बताना जिससे आपको समझ में आए. वी आर टॉकिंग अबाउट रियली हार्ड मनी ओवर हियर, very good amount of money. If somebody said that sir actually क्या बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करना पॉसिबल है क्या, तो 100% पॉसिबल है.
कहाँ पे? शेयर मार्केट में। बॉन्ड मार्केट में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अनलेस अनटिल समबडी बाइज जंक बॉन्ड्स एंड ऑल दैट, मतलब लोअर ग्रेड बॉन्ड्स, बट अदरवाइज जनरली इट इज नॉट पॉसिबल। शेयर मार्केट में इट्स पॉसिबल, बट इट हैज बीन पॉसिबल फॉर दोज पीपल हु हैव डन फंडामेंटल्स, नॉट टेक्निकल्स। फंडामेंटल्स टेक्निकल्स का आइडिया ऑडियंसेस में 90% लोगों को होगा। टेक्निकल्स माने चार्ट्स का बात कर रहे हैं, वी टॉक अबाउट चार्ट्स, कि चार्ट्स को देख के किस पॉइंट पे बाई करना है, किस पॉइंट पे सेल करना है। आई विल नॉट गो इनटू टर्मिनोलॉजी, हेड एंड शोल्डर्स, ये पैटर्न वो पैटर्न, तो चार्ट्स के बेसिस पे। फंडामेंटल इज नॉट अबाउट चार्ट्स। फॉर दोज ऑफ यू हु आर टोटली अनअवेयर ऑफ टेक्निकल, जब मैंने बोला चार्ट्स के बेसिस पे, आई सेड दैट सपोज यू फाउंड दैट एक शेयर 70 से बढ़ता है, 70 से बढ़ता है, बढ़ के करीब 90 पे जाता है, फिर से 70 पे आ जाता है, फिर से 90 पे जाता है, फिर से 70 पे फिर से 90 पे जाता है। आपके मन में बस गया है वो, तो आप 70 पे नेक्स्ट टाइम आया क्या करोगे? बाय। 90 पे जाके क्या करोगे? सेल। व्हाट इज दिस? टेक्निकल। इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं चार्ट्स ड्रॉ कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ग्राफ गिव्स अ बेटर अपील एंड इट इज नॉट दैट सिंपल, इट हैज बीन मेड अननेसेसरली मोर सोफिस्टिकेटेड, बट दैट इज टेक्निकल, लुकिंग एट द पास्ट पैटर्न्स। समझे क्या? तो लोग ऐसे भी कर रहे हैं। वो अलग बात है कि 70 पे जब बाई करते हैं तो कभी कभी वो 7 पे चले जाते हैं तो जो लोग टेक्निकल करते भी है, खासकर स्टूडेंट्स कैटेगरी में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ द इमेच्योरिटी, उनको बोला जाता है कि प्लीज़ जब भी करो तो कम से कम स्टॉप लॉस लगा देना। एंड व्हेन यू बॉट एट 70, तो इन दैट केस पुट अ स्टॉप लॉस एट 65 और 62 व्हाटएवर, सो दैट इन केस वो वाला हाल होने वाला था 70 से 7, तो आपका तो 65 पे बिक जाए, 5 का ही लॉस हो ना। यू अंडरस्टूड कि पुट अ स्टॉप लॉस at least if you are really trading. Am I sitting over here to explain to you that trading doesn't make sense at all? Only long term investing makes sense? एकदम भी नहीं, ठीक है। जो होता है ना कि अपने फूड भी खाते हैं तो वी टॉक अबाउट अ वेल बैलेंस्ड डाइट, कि हर तरह का फूड हैज टू बी ईटन व्हेन द टेस्ट इज इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम द हेल्थ। सेम थिंग यहाँ चल रहा है कि इवन द ग्रेट राकेश झुंझुनवाला मस्ट हैव सम फंड्स। Say for example, if right now the family office of late Rakesh Jhunjhunwala ji, जो न्यूज़पेपर में आया था बिजनेस स्टैंडर्ड, that has a corpus of 80,000 crores, okay, 80,000 crores का कॉर्पस है उस फैमिली ऑफिस का। जैसे हमने म्यूचुअल फंड्स का बात करते हैं ना, we talk about alternate investment funds, mutual funds and all that. The family office has 80,000 crores funds under management, current value. तो he would keep around 5,000 crores for the purpose of trading. 75,000 और 70,000 करोड़ वुड बी फॉर द पर्पस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कि ये स्टॉक सही लग रहा है, सब चीज सही लग रहा है, इसका प्राइस सही दाम पे घुस रहे हैं, इसका मैनेजमेंट सही है, इसका बिजनेस सही है, इसका बिजनेस मॉडल सही है, ठीक है, इसको लेके भूल जाओ। भूल जाओ का मतलब लिटरली पूरा भूल जाओ नहीं है, बट एक बार मान सकते हैं हाँ लेके भूल जाओ, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स आएगा, ठीक है, बट लेके भूल जाओ एंड सी व्हाट इट विल डू इन द नेक्स्ट 20 years, 25 years, व्हाटएवर, ठीक है। तो दैट इज दैट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। And the other part, 5,000 crores for him. For us, though, 5,000 crores is too big an amount. But I'm trying to say, you think at your level, say 75 lakh, then 5 lakh, or 675,000, then 5,000. Okay? So that portion is kept for the purpose of trading. और ट्रेडिंग का मतलब केवल F&O नहीं होता है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस या इंट्राडे, आज खरीदे आज शाम को बेचती है, वो भी होता है। पर ट्रेडिंग का मतलब वो होता है एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी है, जहां लग रहा है कि अभी रेलवे स्टॉक्स अगर बाई करेंगे, ठीक है, तो फरवरी में जब बजट टाइप आएगा तो उस समय तक बहुत फिनोमिनली कुछ रेलवे स्टॉक के साथ हो जाएगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। इट इज ट्रेडिंग। कहां खड़े अपने अक्टूबर में, तो आई एम टेकिंग अ बेट फॉर अ 3-4 month व्यू कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन, या बेस्ड ऑन चार्ट्स आई मे हैव दैट व्यू, और बेस्ड ऑन द थीम आई मे हैव सम व्यू, ठीक है। या यूएस फेड आरबीआई काटने वाला है मॉनेटरी पॉलिसी, उसके हिसाब से ये वाला स्टॉक चल जाएगा, ठीक है। तो ट्रेडिंग को लिटरली वो मत लेना कि यू हैव टू सिट ऑन द स्क्रीन एंड जस्ट डू दैट वे, ठीक है, वो भी होता है, बट अदरवाइज 3-4 महीने का 5-6 महीने का इलेक्शन को लेके व्यू वगैरह, दैट इज ऑल्सो ट्रेडिंग। हम लोग बहुत सारा डेरिवेटिव्स का ट्रेडिंग करते हैं जिसमें इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग होता है, जब भी रिजल्ट्स आता है वगैरह वगैरह। सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू दैट व्हेन यू आर मैनेजिंग अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, एंड सपोज दैट इज योर मनी, सपोज इन दैट केस, तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एनीबडी एल्स, आप खुद के डिसीजन मेकर हो। यू विल फाइंड दैट अगर आप CFA प्रोग्राम में जो तीनों लेवल्स पे सीखने वाले हो इक्विटी के अंदर, उसको फॉलो करते हो, तो टेक्निकली साउंड हो गया। नाउ टेक्निकली माने मेरा मतलब टेक्निकल एनालिसिस से नहीं था, आई मीन टू से ऑल द स्किल्स विच आर देयर इन द ट्रेड आर देयर इन द CFA प्रोग्राम। एनीथिंग विच इज
देयर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ ऑन इक्विटी विच इज नॉट कवर्ड इन द CFA प्रोग्राम, ऐसा कुछ है नहीं. एवरीथिंग इज देयर, बट देन अल्टीमेटली तो ये एकेडमिक्स ही है. इट कैन नॉट टीच यू स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, perseverance to hold on the stocks, the discipline. It cannot. That has to come via your own character, by observing people and all that. ठीक है, but the tricks of the trade, everything is covered in the CFA program. तो राकेश झुंझुनवाला ने कोई CFA program नहीं किया था for the purpose of whatever he did. ठीक है, तो don't take otherwise. तो good thing is that सब पता तो चले सारा चीज क्या है, मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ. ठीक है, तो ये पता चलने के मामले में परफेक्ट प्रोग्राम. हम लोग बोलते हैं कई बार, we have told you that when you clear the CFA program, you are most expectedly land up into a job as a junior research analyst, and most probably equity का. Okay, alternate way भी लग सकता है किसी का ESG नहीं लग रहा है. ESG सुना है आज? ESG, environmental social governance. ठीक है, we'll talk about that also. तो बहुत सारे एरियाज में लग रहा है. It's not just equity, but equity analyst बनने का स्कोप सबसे ज्यादा है. ठीक है, and if you become an equity analyst, you are into a particular industry or sector. You are in a particular industry or sector. कि आपको दिया जाएगा हेल्थ केयर, तो you are looking at only the healthcare companies. Okay, the likes of Aurobindo Pharma, Dr. Reddy's, Wockhardt. ठीक है, इन सब कंपनीज को आप एनालाइज कर रहे हो. मतलब उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हो, उनका इनकम स्टेटमेंट लास्ट क्वार्टर का, लास्ट 3-4 साल का, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उनका क्या क्या प्रोडक्ट है. ठीक है, कौन सा पेटेंट मिला है, कौन सा नहीं मिला है, कौन सा एक्सपायर होने वाला है, वो लोग का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या वो लोग एक्सपोर्ट से कमा रहे हैं या वो लोग डोमेस्टिकली कमा रहे हैं. ओके, व्हाट इज द शेयर होल्डिंग पैटर्न, हु होल्ड्स हाउ मच शेयर्स इन द कंपनी, हु इज द मेन डिसीजन मेकर इन द कंपनी, वो जो बोलता है वही होता है. वेयर डज पावर लाई इन द कंपनी. ठीक है, यू विल एनालाइज द कंपनी, देन यू विल कंपेयर द कंपनी विथ द अदर सिमिलर प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री टू अंडरस्टैंड हाउ मच कॉम्पिटिटिव इट इज. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग सब जन CFA प्रोग्राम ज्वाइन किए हो. ठीक है, तो देखा जाए तो CFA प्रोग्राम जो है वो एक तरह से इंडस्ट्री हो गया. क्या हो गया वो? इंडस्ट्री. जैसे CA प्रोग्राम है वो अनदर इंडस्ट्री है, से CS प्रोग्राम है वो थर्ड इंडस्ट्री हो गया. तो आप प्रोग्राम्स के ऊपर इंडस्ट्री समझ लो, और CFA प्रोग्राम में आप लोग जो हो वो इंडिविजुअल कंपनीज हो गए. क्या हो गए? इंडिविजुअल कंपनीज. अब इनमें से आप दूसरे के मुकाबले कितने कॉम्पिटिटिव हो, समझ रहे हो. कोई स्टूडेंट्स है जो बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहा है, ग्रेट परफॉर्मेंस कर रहा है, कोई है जो नहीं पेसअप कर पा रहा है बिकॉज ऑफ XYZ अफेयर्स. You understand? I'm talking about basic common sense. कई बार अपने किस लेवल पे चले जाते हैं and we forget about क्या बेसिक बात हो रहा है. बात तो यही हो रही है. ठीक है, पर एक बात पक्का है कि अगर CFA प्रोग्राम का डिमांड ही कम हो जाए, ठीक है, अगर उसी का डिमांड कम हो जाए तो जो मोस्ट कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है अपने में से, ठीक है, तो वो स्टूडेंट का भी बहुत ग्रेट तो करियर नहीं होने वाला है, बिकॉज आप जिस चीज को लेके आगे बढ़ रहे हो उस चीज का ही डिमांड नहीं रहा. करेक्ट है. तो इसका मतलब, इज इट इंपॉर्टेंट दैट इफ आई वेर टू, माने हाउ डू आई से, इफ यू ऑल आर ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड आई कैन इन्वेस्ट माई मनी इन यू, मैं भी आपके ऊपर पैसा लगा सकता हूं, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन योर ट्रेजेक्टरी अकॉर्डिंगली माई वेल्थ विल चेंज. जस्ट इमेजिन. तो आई विल लुक एट, ऑब्वियसली, व्हाट आर यू डूइंग. ओ, यू आर डूइंग द CFA प्रोग्राम, तो आई एम सपोज टू अंडरस्टैंड CFA प्रोग्राम का डिमांड सप्लाई ग्लोबली इंडिया में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है. वो जो चैप्टर है वो इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस. मैं अगर स्टडी कर रहा हूं CFA प्रोग्राम के बारे में कि यार ये प्रोग्राम कैसा करने वाला है, ओके, ये रिसर्च का काम कैसा होने वाला है, ये लोग को जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या सैलरी का लेवल से क्या नहीं है, ये वो वगैरह वगैरह, दैट इज इंडस्ट्री एनालिसिस. करेक्ट है. और मैं जब आपका एनालिसिस कर रहा हूं कि तुम कितने कॉम्पिटिटिव हो बाकी लोगों के मुकाबले, दैट इज कंपनी एनालिसिस. व्हाट इज दैट? कंपनी एनालिसिस. एंड ऑब्वियसली आज के डेट पे, अभी जहां आपने खड़े हैं, देयर इज अ ह्यूज डिमांड गोइंग ऑन फॉर फाइनेंशियल एनालिस्ट्स बिकॉज द इकोनॉमी इज बूमिंग. The markets are doing well. Every firm requires more and more analysts who can do the research, who can distribute the product. Okay, तो accordingly अभी बहुत जोर का डिमांड चल रहा है. यानी कि is the CFA program linked to the economy? 100%. When the economy is doing well, then the program will cyclically do well. When the economy is not doing well, CFA charter holders का job, उनका salary package obviously will come down. इसका मतलब it is cyclical. It is what? Cyclical. समझ गए. तो इसका मतलब आई ऑल्सो नीड टू एनालाइज द इकोनॉमी, आई ऑल्सो नीड टू एनालाइज द इकोनॉमी. तो हमने बोलते हैं 3 चीज का एनालिसिस होता है. वन इज इकोनॉमी, द अदर इज इंडस्ट्री, द थर्ड इज कंपनी. इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंपनी. ओके, कुछ लोग ऊपर से करते हैं, पहले इकोनॉमी को एनालाइज करते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि इंडिया का
ट्रेंड जीडीपी ग्रोथ रेट, इंडिया का लॉन्ग टर्म ट्रेंड सेक्युलर जीडीपी ग्रोथ रेट क्या 6% होने वाला है रियल टर्म्स में, 6.5, 7, 7.5 क्या होने वाला है? ठीक है, तो इट मैटर्स अ लॉट. इवन अ 0.5% वेरिएशन इज अ बिग वेरिएशन. प्लीज अंडरस्टैंड, इकोनॉमी का डेरिवेटिव हो गया कंपनीज, कंपनीज का डेरिवेटिव हो गया शेयर्स, और शेयर्स का डेरिवेटिव तो होता ही है कॉल पुट. ओके, इकोनॉमी का जो डेरिवेटिव हो गया कंपनी, हमने तो ऑलरेडी कंपनी, और कंपनी का डेरिवेटिव क्या हो गया शेयर्स. तो 0.5% फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी ग्रोथ रेट tantamounts to around a 5 to 7% fluctuation in the company's earnings growth rate, and that tends to fluctuate the stock prices by 15, 20, 25%. The volatility just increasing, and therefore derivatives, the call put that we talk about, are more risky. You understood? So that way it happens. Varna US market में, in a developed economy like US, what is the growth rate right now? Say it is 3.5, 4%. ठीक है, नीचे की तरफ क्या हो जाता है 1%, ऊपर की तरफ क्या हो जाता है 5%. 1 से 5 के बीच में नाचता है, कौन सा बड़ा बात है? कोई बोलेगा सही तो वॉलेटाइल ही नहीं है, 1 से 5% के बीच में नाच रहा है. बट कंपनीज प्रॉफिट्स, दे आर डांसिंग मोर, एंड देन कंपनी शेयर प्राइसेस, दे आर डांसिंग एंड डांसिंग. एंड देन थिंक अबाउट द फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड कॉल ऑप्शन. अंडरस्टूड? सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट प्लेस इनटू इट. सो अपने सीएफए प्रोग्राम में उन्होंने क्लियर कट फंडामेंटल एनालिसिस को पकड़ा है. किसको पकड़ा है? फंडामेंटल एनालिसिस. दे हैव नॉट पिक्ड अप टेक्निकल एट ऑल. टेक्निकल वाज देयर इन आवर सिलेबस एज अ टच अपॉन थिंग इन क्यूएम, क्वांटिटेटिव मेथड स्टैटिस्टिक्स में था एक चैप्टर टेक्निकल का. फिर सीएफए इंस्टीट्यूट को ऐसा लगा होगा कि यार ऐसे भी एक चैप्टर देख के हम लोग कौन सा तो हाथी घोड़ा कर ले रहे हैं, लेट अस स्पेशलाइज इन व्हाट वी डू. सो दे ड्रॉप्ड टेक्निकल एनालिसिस का चैप्टर फ्रॉम द करिकुलम. ठीक है, and they are focusing only on fundamental analysis. Fundamental is tough, lot of pains involved, lot of pains, because कितना knowledge कोई limit ही नहीं है. let me draft a different story. आपको एक inheritance मिला, imagine करने में लगता क्या है? You got an inheritance of say 5,000 crores from your old aunt. You never knew that the aunt is there. And you are already cleared the 3 levels of the CFA program, and the inheritance is in your name. So accordingly you told your father that see it amar name ache, my name, I will decide what to do with it. ठीक है, you will put your blessings on me and I will decide how to invest in it. So we are talking about good money, 5,000 crores तुम्हारे पास है. अब वो 5,000 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए पहला तो तुम डिसाइड करोगे कि 5,000 करोड़ जो है तुमको इक्विटी में कितना लगाना है, डेट यानी बॉन्ड कितना लगाना है, रियल एस्टेट, कमोडिटीज, ये सब में कितना लगाना है, वो तुम डिसाइड करोगे. ठीक है, ये भी डिसाइड करोगे कि अगर मेरे को इक्विटी में लगाना है 5,000 में से 3,000 करोड़ 60%, तो मेरे को उसमें से लॉन्ग टर्म बाय एंड होल्ड कितना करना है और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कितना छोड़ना है. सपोज यू डिसाइडेड 2,700 करोड़ लॉन्ग टर्म, राकेश झुंझुनवाला, एंड 300 करोड़ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करेंगे रोज, खेलो इंडिया खेलो. ठीक है, यू डिसाइडेड. अब 2,700 करोड़ जो तुमको लॉन्ग टर्म में लगाना है, you have to now decide whether you are going to do it direct or indirect. You understood? Direct का मतलब तुम खुद ही करने वाले हो या फिर तुम फंड्स में लगाने वाले हो. Did you understand my point? यानी आप कोई म्यूचुअल फंड या ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड या पीएमएस इनमें पैसा लगाने वाले हो, बिकॉज देन तो यू आर गिविंग मनी टू द फंड मैनेजर एंड द फंड मैनेजर इज गोइंग टू इन्वेस्ट इट मनी फॉर यू. करेक्ट है? और आर यू गोइंग टू रन अ फैमिली ऑफिस? इसका मतलब आपका एक ऑफिस है, ठीक है, जिसमें यू हैव एम्प्लॉयड सम पीपल एंड यू ऑल आर अ टीम हु आर गोइंग टू डिसाइड कि यार ये क्या फंड मैनेजर्स करेंगे, हम लोग खुद करेंगे ना, सीएफए की किस लिए है. ठीक है, तो ऐसे भी खुद का कमाया पैसा नहीं चला गया तो चला गया. ठीक है, सो इट इज योर थिंग, तो यू डिसाइड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ठीक है, सपोज यू डिसाइड डायरेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ योर नॉलेज एंड ईगो एंड एवरीथिंग. तो आपको अब क्या डिसाइड करना पड़ेगा, ये जो 2,700 करोड़ है इसको कौन कौन से सेक्टर्स पे लगाएं, कौन कौन से सेक्टर्स में. तो शायद अपने सबको लगता है ना कि डिफेंस सेक्टर इन इंडिया इज समथिंग दैट हैज डन वेल फॉर द पास्ट 2-3 years, 4 years, especially after 2014, and it is poised to do well even in future, because जिस तरह का जियो पॉलिटिक्स हो गया है उसमें it is but necessary that more and more power, gun power is there with every government. जिस गवर्नमेंट के पास जितना ज़्यादा वॉरशिप्स है, ये है वो है, उतना ज़्यादा स्ट्रांग है इकोनॉमिकली, बार्गेनिंग वाइज एंड एवरीथिंग. ठीक है, जिस तरह के अपने नेबर्स एंड ऑल दैट है. इंडिया हैज़ बिन डूइंग ग्रेट. इट हैज़
been manufacturing a number of arms and equipments and even exporting them. You are aware of the fact. तो इन दैट केस तुमको लगता है ये डिफेंस में भी ये जो फेब में बजट हुआ, सॉरी फेब में बजट हुआ, फिर इलेक्शंस हुआ, इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो काफी हद तक कम हुआ है, ठीक है, बट गवर्नमेंट का डिफेंस कैपेक्स कम नहीं हुआ है. डिफेंस एक्सपेंडिचर इज फुल बड़े गंग हो चल रहे हैं. तो डिफेंस एक्सपेंडिचर होगा तो जो डिफेंस कंपनीज है, ओके, एनी डिफेंस कंपनी यू नो ऑफ, देखो कितने जल्दी नाम आते हैं. पीपल आर अवेयर ऑफ वेयर मनी इज बीइंग मेड. सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो या जो भी हो, तो वो डिफेंस कंपनीज जो है उनके अंदर अगर पैसा लगाते हैं, शेयर बाई करते हैं, तो फायदा होगा, बिकॉज गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव देम मोर ऑर्डर, देयर रेवेन्यूज आर गोइंग टू स्प्लज, देयर अर्निंग्स आर गोइंग टू स्प्लज, एंड देयरफॉर द शेयर प्राइसेस आर गोइंग टू स्प्लज. ऐसा आपको लगता है? तो डिफेंस आपने एक सेक्टर सोचा कि उसमें मैं 2700 का 10% लगाऊंगा. 2700 का 10%, 270 करोड़ तुम डिफेंस में लगाओगे, तुमने डिसाइड किया, ठीक है, कि उसका प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड वगैरह जोर का होने वाले. देन यू थॉट अबाउट सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी. सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी तो सुना ही है ना. देयर सो मच ऑफ टॉक गोइंग अबाउट डीकार्बनाइजेशन, दैट अपने जो कार्बन फुटप्रिंट्स है वो कम करना है, एंड अपने को विंड एनर्जी और व्हाटएवर एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब में जाना है, ठीक है. तो अकॉर्डिंगली यू फील दैट दिस ट्रेंड हैज जस्ट स्टार्टेड, कि अभी तो बस स्टार्ट ही किया है. तो अकॉर्डिंगली दिस ट्रेंड विल फर्दर पिक अप. Which are the companies which are into this field, ठीक है. You decide to put say 5%, 7% allocation into that. So you have to decide upon the sectors. And how do you decide upon the sectors? वो sectors जिनमें profitability high होने वाला है कि low? High. यानी उन sectors जिनमें competition high है कि low? Low. You said profitability high, मतलब competition low ना. काश ऐसा sector हो जिसमें competition low हो, जिसमें 3-4 players बढ़िया से पैसा कमा रहे हैं और दूसरे के लिए एंट्री का स्कोप नहीं है, एंटर करना इतना इजी नहीं है. अब कोई और एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पैदा हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है. जिनको थोड़ा सा नींद आ रहा है ना, वो थोड़ा ऐसे कर लो. तुमको आ रहा है थोड़ा सा, नहीं आया, सॉरी, ठीक है, फेस एक्सप्रेशंस गलती रीड कर लिया. नंबर्स चालू कर देगा मेरे को अपने लगता है कि अपना तो अपने एरिया जो स्ट्रेंथ है उस पर तो आया ही नहीं अभी तक, ठीक है. तो अकॉर्डिंगली यू डिसाइड अपॉन द सेक्टर्स. वो जो सेक्टर्स का चॉइस है ना, दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस. प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने आपको अगर चैप्टर का इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आया तो कैसे आप चैप्टर कर लोगे. एंड द चैप्टर इज वेरी वेरी वर्डी, WORDY. वर्डी का तो समझते हो, चैप्टर में ब्ला 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 पचर 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 करते गया है. इतना बोला है, कोई लिमिट नहीं है. इट इज फिल्ड अप विथ टर्मिनोलॉजी, ओके. इट इज बने अगर इंडियन एग्जामिनेशन होता ना, अगर इंडियन एग्जामिनेशन होता तो टॉलरेट करना बर्दाश्त के बाहर हो जाता, ठीक है ना. वो तो अच्छा है कि अपने मल्टीपल चॉइस CF एग्जामिनेशंस है जहां पे जो चीज टॉलरेट नहीं हो रहा है उसका क्वेश्चन चार्ट कर दो. एनीथिंग दैट यू आर फीलिंग बोरिंग ना, छोड़ उसको, हटा यार, चल क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चंस में खुद तो दिमाग चली जाएगा, उसके अलावा आंसर देख के समझ में आ जाएगा, तो अपने आप ही गाड़ी तो आगे बढ़ेगा. जिसका भी गाड़ी रुक जाएगा ना, घर पे कभी भी पढ़ते समय, व्हेन यू आर स्टडीइंग माय नोट्स, दिस दैट, कुछ भी हटा, सीधा क्वेश्चन पकड़. आई एम टेलिंग यू, नेवर वेस्ट योर टाइम while preparing for the CFA program. हाँ, पूरा ही ब्रेक लेना, एक बार स्टडीज से वो भी करना चाहिए तो ले लेना चाहिए, बट अदरवाइज व्हेन यू आर स्टडीइंग, एंड हो सकता है आपका स्टाइल ऑफ स्टडीज जो है ना वो प्रिवेंट करेगा आपको जोश में आने के लिए. तो क्वेश्चंस आर द मेन सॉल्यूशन. तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा वर्डी एंड चैलेंजिंग है, बट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके. तो यू हैव टू डिसाइड अपॉन द सेक्टर. वंस यू डिसाइड अपॉन द सेक्टर, विद इन द सेक्टर यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑफ कंपनीज. यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑफ कंपनीज. यानी मेरे को इस क्लास में से किसी 2 कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किसी 2 स्टूडेंट्स में इन्वेस्ट करना है. आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो ऑब्वियसली यू विल से दैट आप वैसा स्टूडेंट में इन्वेस्ट करेंगे जो स्टूडेंट का क्या बोलते हैं सिंसियरिटी लेवल बहुत हाई है, उसका आप पास्ट रिजल्ट्स देखेंगे, वो कैसा लाया है +2 में, ये वो वगैरह वगैरह. आप खुद मॉक टेस्ट लेते हैं, वो सब देख लेंगे आप कि मॉक टेस्ट पे क्या स्कोर किया है, क्या नहीं किया है, ये सब तो भी देखेंगे ना, टू अंडरस्टैंड विच स्टूडेंट विल डू वेल. तो वैसे ही कंपनीज में उनका पास्ट देखते हैं, पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द बैलेंस शीट, द कैश फ्लो स्टेटमेंट, द PL अकाउंट. अगर अपने बड़े इन्वेस्टर जैसे है फैमिली ऑफिस, तो फैमिली ऑफिस या फंड मैनेजर्स, आर दे एबल टू मीट कंपनीज मैनेजमेंट? यस. कंपनीज पुट अ रेड कार्पेट ट्रीटमेंट होता है कि जवाई जीवन होता है, आइए, बिकॉज वो जवाई मान गया, खुश हो गया अपने से, तो कितना पैसा लगा देगा अपने स्टॉक में. जस्ट थिंक अबाउट इट. तो रेड कार्पेट ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, फॉर सच इन्वेस्टर्स. अकॉर्डिंगली वी कैन मीट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, वी कैन आस्क देम क्वेश्चंस दैट दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई यू डूइंग दिस, हाउ डू यू थिंक यू विल मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ दिस. आप कैसे अर्न करने वाले इससे. बहुत सारी चीजों में, मैंने खासकर अपने क्लास 12 वगैरह में थे तो लगता होगा ना,
यार ये लोग ये कर रहा है व्हाट्सएप वाला, तो ये अर्न कैसे कर रहा है, हाउ इज इट अर्निंग, अपने सब जगह व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, यूट्यूब का मुफ्त पे यूज कर रहे हैं, हाउ आर दे अर्निंग, ठीक है. एंड देन द एड्स एंड ऑल दैट कम इनटू द पिक्चर, द डेटा कम्स इनटू द पिक्चर एंड वी अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी बिगर गेम गोइंग ऑन. सो देयर हैज टू बी सम बिजनेस मॉडल ना बाय विच दे आर अर्निंग. यू आर गेटिंग समथिंग फॉर फ्री, यू फील दैट यार ये तो मेरे को फ्री मिल रहा है, बट द अदर पार्टी हाउ इज इट अर्निंग, दैट्स द बिजनेस मॉडल. तो आप वो बिजनेस मॉडल समझोगे, दूसरे के बिजनेस मॉडल से कंपेयर करोगे, क्या इसका प्रोडक्ट सुपीरियर है, क्या इसका कॉस्ट कटिंग मेजर्स बहुत अच्छा है, क्या इसके पास सॉलिड पर्सनल है, क्या इसका विजन बहुत ग्रेट है क्या, ठीक है. तो ये सारे चीजों को देख के यू विल देन परहैप्स फील दैट यस इट्स अ गुड कंपनी, इट्स अ गुड कंपनी, अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट अच्छा है, अच्छे धंधे में है, बिजनेस भी है. बट अ गुड कंपनी में नॉट बी अ गुड इन्वेस्टमेंट. अ गुड कंपनी में नॉट बी अ गुड इन्वेस्टमेंट. I think the highest market cap in the world right now is that of Nvidia. I may not be aware, it keeps on changing. Nvidia, the one which designs chips. Okay, so Nvidia is so much, but there is no minus in Nvidia. There is only one minus in Nvidia. It is very pricey. It is very pricey. तो अगर बहुत ही अच्छा चीज है, बहुत ही अच्छा सामान है, वाह वाह एकदम सब चीज है, बट फिर भी won't you look at the price, and maybe it may so happen that the price is so high that it's not worth the goodness. मतलब उसका गुडनेस चाहे जितना ही बढ़िया हो, ये प्राइस जो है वो सेंसिबल नहीं. जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी एनालाइज इंडस्ट्रीज, कंपनीज एंड मार्केट्स, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी जो इंडियन मार्केट्स है ना, द निफ्टी रनिंग एट 25,000 लेवल्स एट अ प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ऑफ अराउंड 24 टाइम्स. निफ्टी का जो लेवल है वो 25 जा रहे हैं, तो निफ्टी तो 50 कंपनीज का है, मस्ट बी नोइंग दैट. तो 50 कंपनीज का जो अर्निंग्स है, अगर निफ्टी का 25,000 को डिवाइड कर दियो ना अर्निंग से, तो इट इज अराउंड 24 टाइम्स. व्हाट इज इट? 24 टाइम्स, अराउंड अबाउट बोल रहा हूँ. एंड 24 टाइम्स इज हिस्टोरिकली अ वेरी हाई फिगर, ठीक है. तो आप लोग कई जन ने ये फॉर्मूला किया ना, प्राइस इक्वल टू D1 बाय RE माइनस G. ओके, कई जन ने नहीं किया होगा, डजंट मैटर, यू जस्ट लिसन टू द फॉर्मूला. द फॉर्मूला प्राइस इक्वल टू द नेक्स्ट डिविडेंड डिवाइडेड बाय I माइनस G. उस फॉर्मूला से मैंने G निकाला, प्राइस को 25,000 पुट करके, ठीक है. डिविडेंड फोरकास्ट कर दिया, I फोरकास्ट कर दिया, G निकाला. G मेरा आया करीब 16%. क्या आया? यानी कि सर निफ्टी का जो लेवल चल रहा है अभी 25,000, वो तभी जस्टिफाइड है अगर ग्रोथ रेट इज गोइंग टू बी व्हाट, 16% नॉमिनल ग्रोथ रेट. माने जो निफ्टी कंपनीज है ना, अगर वो लोग ग्रो करने वाले 16% से, तब जाके आज का भाव सही है ना. मैंने देखा इकोनॉमी का कंडीशन क्या है अभी, ठीक है, मैंने फील किया अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. सपोज मेरा एनालिसिस बोलता है कि द अर्निंग्स ग्रोथ रेट ऑफ निफ्टी वोंट बी 16, इट विल बी 12. इट विल बी 12. अगर 16% ग्रोथ रेट हो तो दाम सही है, बट अगर 12% ग्रोथ रेट होने वाला है तो दाम कम होना चाहिए था ना, दाम कम होना चाहिए था. तो मेरे ख्याल से निफ्टी इज व्हाट, ओवर प्राइस्ड. तो इंडिया इज गुड, इकोनॉमी इज ग्रेट, ठीक है, तो एवरीथिंग इज सेट, बट स्टिल द प्राइस, द वैल्यूएशन विच वी आर हैविंग राइट नाउ, दे आर मच अबव द गुडनेस. आईफोन कौन सा आया? 16. तो आईफोन 16 आया है, उसका जो फीचर्स वगैरह आपको बढ़िया लगता है, नहीं लगता है, व्हाटएवर इट इज, बढ़िया भी लगता है, तब भी यू मे नॉट बी रेडी. एक तो होता है यू मे नॉट बी एबल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. सपोज यू आर एबल एंड स्टिल यू डिसाइड दैट नो आई विल नॉट गो फॉर इट, ठीक है. तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लुकिंग एट द वैल्यूएशन ऑल्सो. तो वी लुक एट इंडस्ट्रीज, वी लुक एट कंपनीज, कंपनीज का मैनेजमेंट, कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी का रेवेन्यू प्रोजेक्शंस, एवरीथिंग इज ओके, बट वी ऑल्सो लुक एट व्हाट, वैल्यूएशन. पूरा का पूरा करिकुलम 2 पार्ट्स पे डिवाइडेड है. इक्विटी का करिकुलम 2 पार्ट्स पे डिवाइडेड है. पार्ट 1 में दे आर ट्राइंग टू टीच अस इक्विटी मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स. पार्ट 2 में दे आर ट्राइंग टू टीच अस एनालिसिस एंड वैल्यूएशन, एनालिसिस एंड वैल्यूएशन. तो पार्ट 1 इज मोर नट्स एंड बोल्ट्स बताना कि देखो शेयर मार्केट होता है, उसमें प्राइमरी मार्केट होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है, ऐसा ऐसा होता है, वैसा वैसा होता है. एवरीथिंग इज ऑब्वियसली टेस्टेबल. एंड मार्केट्स वाला पोर्शन इज ज़्यादा बोरिंग, ठीक है ना. और जो सेकेंड पोर्शन है दैट इज एनालिसिस, यानी पकड़ते हैं कंपनी को, इंडस्ट्री को एनालाइज करते हैं, ठीक है, और उसका वैल्यूएशन निकालते हैं कि व्हाट शुड हैव बीन द प्राइस ऑफ टाइटन. इफ इट इज 3,500 राइट नाउ, तो अभी उसका प्राइस क्या होना चाहिए, ठीक है, अपने अनुसार. इफ इट इज वर्थ 4,200, तो 3,500 पे ऑल्सो इट्स वर्थ बाइंग,
ठीक है ना? तो इन दैट केस वैल्यूएशन एंड एनालिसिस, एनालिसिस के बाद ही वैल्यूएशन हो पाएगा, बिकॉज एनालिसिस का मतलब यू हैव टू फोरकास्ट द फ्यूचर ऑफ टाइटन, कि टाइटन का फ्यूचर अर्निंग्स, रेवेन्यूज, ये सब क्या होने वाले हैं, तभी तो उसको पुल करेंगे एंड ऑल, तो वैल्यूएशन आएगा ना। ठीक है, तो पार्ट 1 हो गया मार्केट्स, पार्ट 2 क्या हो गया? एनालिसिस एंड वैल्यूएशन। ठीक है ना? तो हमने टॉपिक को इंटरेस्टिंग रखते हुए डिसाइड किया कि वी विल स्टार्ट विथ पार्ट 2 विच इज एनालिसिस एंड वैल्यूएशन, और उसके अंदर आई डिसाइडेड दैट आई विल गो फॉर द मोस्ट बिगेस्ट चैप्टर जो है विच इज इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, जो कि बहुत ज़्यादा वर्डी है, ओके, जिसमें बहुत लिटरेचर दिया हुआ है। ठीक है, उस चैप्टर से। और आज की क्लास का पर्पस है सिलेबस बताना, एक इंटरेस्ट जनरेट करना। और इंटरेस्ट क्या, देखो कोई स्टूडेंट कितना ही बोरिंग ये वो सोचे, द पॉइंट इज दैट जब पैसे का बात करें, वी टॉक अबाउट हार्ड कोर मनी, हाउ कैन यू नॉट बी इंटरेस्टेड इफ यू रियली वांटेड? ठीक है, इंस्पिरेशन, द ओनली इंस्पिरेशन इज मनी, ओके, दैट्स द ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल ओवर हियर। ठीक है, you want to start with a good job, okay, wherein you become a research analyst and then move towards fund management. It is this chapter, okay. You plan to have your own wealth 10 years, 15 years down the road and manage it the way RJ did it or better than him. So in that case, it is this chapter. Understood? So you cannot be bored about it. The study style, the teaching, the academics can really bore you, for which questions are there. Don't have to worry about it. We will use numbers even at places जहाँ numbers should not be used. ठीक है, बिकॉज अपने इंडियंस को नंबर समझ में आता है, नंबर्स का बात करते ही पता नहीं सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो वी यूज अ लॉट ऑफ नंबर्स। तो टोटल 8 लर्निंग मॉड्यूल्स है, हमें 8 डिवाइडेड इनटू 4 and 4। ठीक है, 4 लर्निंग मॉड्यूल मार्केट से कनेक्टेड है और 4 लर्निंग मॉड्यूल्स एनालिसिस एंड वैल्यूएशन से कनेक्टेड है। एक बार थोड़ा आगे का पिक्चर बता दूं, लेवल 2 में, CFA लेवल 2 में इट्स ओनली एनालिसिस एंड वैल्यूएशन। तो यहाँ पे फिर क्या है, यहाँ पे छुआ छुई है एनालिसिस वैल्यूएशन का, और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे खोला खोली है। ठीक है, यहाँ पे दे विल इंट्रोड्यूस एनालिसिस एंड वैल्यूएशन, लेवल 2 में दे विल ओपन अप एनालिसिस एंड वैल्यूएशन। ठीक है, तो फिर लेवल 3 में क्या है, लेवल 3 में बोल रहा है कि भाई तेरा ऑब्जेक्टिव रिसर्च एनालिस्ट बनने का है क्या? नहीं सर, फंड मैनेजर। तो रिसर्च एनालिस्ट क्या करेगा, वो तो एक पर्टिकुलर कंपनी को पकड़ के स्टडी करता रहेगा ना एक सेक्टर के अंदर। फंड मैनेजर जो है उसका बॉस हो गया, जो आप लोग से रिपोर्ट लेगा। जैसे तुम बोल रहे हो सर ये 3 स्टॉक्स से मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है, आप प्रेजेंटेशन दीजिए यहाँ पे आके। ऐसे सपोज वी हैव इतना बड़ा टीम नहीं होता है, वी हैव अ टीम ऑफ 5-7 पीपल, ठीक है, तो एंड यू आर सपोज टू गिव अ प्रेजेंटेशन ऑन अ पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पे, एंड इट वुड बी रियली रॉन्ग, एंड आई एम टेलिंग यू, इफ वी any of us who feel that we should be having a career in equity analysis and we do not follow Ashwath Damodaran, we should be, okay, Ashwath Damodaran, because the way academics can be connected to practicality. There could be practical person, for example RJ, but Rakesh Jhunjhunwala को कैसे follow करे, because ultimately he was a practician without the academic वाला thing. We are trying to become practically competent through academics ना, so we need somebody of that stature, and that is Ashwath Damodaran. ठीक है, द रीजन वाई आई स्टार्टेड विद कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड इक्विटी इन दिस वीक, कोई सोचे अचानक से ये दो टॉपिक कैसे सोचे, द रीजन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके, वी आर वांटिंग टू गेट इनटू हिज शूज, अश्वथ दामोदरन के। ही टीचेस 2 courses at NYU Stern, one is corporate finance and the other is what, valuation. What is the difference in the 2 courses? Okay, so let us talk about a different story. So there was a person who looked at the retail spending, retail chain stores in India in early 2000, and he found that it's highly unorganized, all the kirana stores and all that, without any disrespect to them, but whatever, okay, it's highly unorganized, and the way in which India is evolving and emerging, we would require a more structured thing, but Indian markets are very, very price sensitive. They want everything kifayati, kamti daam mein, masses are there only. And therefore he started with one particular outlet and then expanded it to one of the biggest retail chain stores in India. We are talking about Radhakishan Damani. DMart. Okay, we are talking about DMart. So if you look at what he did is that वो अलग अलग कंपनी का शेयर्स परचेस करने में नहीं गए, लाइक राकेश झुंझुनवाला, ही डिसाइडेड टू मेक अ बिजनेस, ठीक है, कि मेरे को इस बिजनेस में पूरा का पूरा वो करना है, एंड बिल्ट अ ह्यूज वेल्थ फॉर हिमसेल्फ. अंडरस्टूड? Now, if you are looking at investing in DMart, suppose you are looking at investing in DMart ka shares, that is a valuation perspective, because you are an outsider. You are an outsider. अपने Infosys को ट्रैक करे, HCL टेक्नोलॉजीज को ट्रैक करे, वोकार्ट को ट्रैक करे, कहाँ से? बाहर से. तो अपने को जज करना है क्या इस कंपनी का मैनेजमेंट केपेबल है,
जैसे मैं अगर तुम्हारे में, क्या तुम केपेबल है, क्या तुम ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं, तो एज एन आउटसाइडर। और दूसरा होता है कि यू योरसेल्फ, हाउ आर यू गोइंग टू क्लियर द सीएफए प्रोग्राम, थिंक व्हाट स्ट्रैटेजी आर गोइंग टू यूज, हाउ आर यू गोइंग टू स्टडी, तुम कैसे क्वेश्चंस कैसे क्या करते हो, कितना देर पढ़ते हो, कैसे नहीं, अपना लाइफ को बैलेंस कैसे करते हो, दैट इज एन इंटरनल डिसीजन। यानी कि जो राकेश दमानी का डिसीजन, राधाकिशन दमानी का डिसीजन था, राधाकिशन दमानी का डिसीजन डीमार्ट का, वो तो इंटरनल था, वो तो खुद चला रहा है ना, वैल्यू क्रिएट कर रहा है, दैट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस इज व्हाट मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी शुड डू टू क्रिएट वैल्यू। इक्विटी एनालिसिस एंड वैल्यूएशन इज फ्रॉम एन आउटसाइड पर्सपेक्टिव। यार कौन से कंपनी का मैनेजमेंट ठीक है, इंडस्ट्री ठीक है जिसमें पैसा लगा सकते, एक आउटसाइड पर्सपेक्टिव फॉर द सेम थिंग फॉर वैल्यू क्रिएशन, और एक है इनसाइड पर्सपेक्टिव, किस पे ज्यादा कंट्रोल है, इनसाइडर या आउटसाइडर, इनसाइडर। इनसाइडर के पास ज्यादा कंट्रोल है, ठीक है, एक आउटसाइडर केवल जज कर सकते हैं, देयरफॉर अपना टास्क बहुत डिफिकल्ट है। एंड द बिगेस्ट थिंग रिक्वायर्ड इन आवर टास्क इन फ्यूचर इज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट दैट वी विल बी रॉन्ग। We will be wrong. When you invest in the stock market, you will be wrong. It's not you may be wrong. You will be wrong. And therefore you diversify to some extent. You don't put everything into one particular stock. इसका मैंने पूरा का पूरा रिसर्च कर लिया है सर, अब तो कोई बात ही नहीं, इसका चाहे कुछ भी हो जाए। इतना बड़ा स्टेटमेंट तो अपने खुद के लाइफ के बारे में नहीं बोल सकते। सोचो, तो बहुत बढ़िया से पढ़ रहा होगा, हेल्थ मेंटेन कर रहा होगा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, एंड कैन यू से दैट सर चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो एकदम बढ़िया करूंगा ही। नो, यू नो देयर सो मेनी फैक्टर्स। तो ये तो दूसरे कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं अपने, तो बिकॉज ऑफ विच रॉन्ग थिंग्स विल हैपन, वेयर रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स विल टेक प्लेस, ठीक है। यू हैव टू बी हम्बल इनफ टू एडमिट इट टू योरसेल्फ, बिकॉज इट्स योर हार्ड अर्न्ड मनी दैट्स गोइंग ओवर देयर, ठीक है। तो अपना ये जो इक्विटी वाला है वो आउटसाइड पर्सपेक्टिव, वी आर लुकिंग एट कंपनीज हु आर गोइंग टू क्रिएट वैल्यू। एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस जो ट्यूसडेज को स्टार्ट होगा, दैट इज इनसाइड पर्सपेक्टिव। अपने इस कंपनी को चला रहे हैं, हाउ डू वी क्रिएट वैल्यू फॉर द शेयर होल्डर्स, बिकॉज हु आर द ओनर्स, शेयर होल्डर्स। Understood? So there are two different perspectives, but both the topics are intricately related. जिन्होंने बिल्डिंग ब्लॉक का क्लास वगैरह किया है, they are aware of their. Nikunj Somani is asking one question: does the CFA help in business? तो इनका क्वेश्चन वही था, वैल्यू क्रिएशन फ्रॉम द इनसाइड, वैल्यू क्रिएशन फ्रॉम द इनसाइड। यानी कि आई एम फ्रॉम बिजनेस फैमिली, if I run my own business and want to make it big, whatever we are going to learn in this program, is it helpful? Yes, it is helpful. There is no doubt about it. Okay, it is helpful. But if you ask me, ki major careers that are made, they are made in what? They are made from a outside perspective. Even those who do great business, they do understand that their money, the wealth which is generated, has to be deployed elsewhere also. They also can't put everything into their own business. That is also a concentration risk. So corporate finance inside perspective समझ गए, and equity valuation outside perspective. And जैसे अपने कई बार YouTube पे right left कुछ सुनते हैं ना, different aspects to listen, music, this and that. तो वैसे ही जब अपने कुछ finance का सुनते हैं, तो in that case sometimes you should give ears to Ashwath Damodar. Okay, it's a general advice to you. You will always benefit, no exception to it at all. And you will not find that he will speak about stuff which is written elsewhere in books. बने डॉगमेटिक चीज़ों को फॉलो नहीं करते, ही विल क्वेश्चन, द बिगेस्ट थिंग दैट ही क्वेश्चंस इज द ESG, पीपल टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी एंड ऑल दैट स्टफ, कि इन्वायरमेंट का देखना चाहिए। तो अभी अपने इन्वायरमेंट का देखने का बात कर रहे हैं, एंड अपने बहुत जन गाड़ी में ट्रैवल करके आए हैं, जैसे ऑलरेडी पोल्यूशन कॉज किए, यहाँ पे क्लास पे आके बैठ गए जहाँ पे AC चल रहा है, पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, ठीक है, जो यूज़ कर रहे हैं उन सब भी ऐसे होगा, और बाहर जाके बात कर रहे हैं, बट वी शुड थिंक अबाउट क्लाइमेट रिस्क, ठीक है। जस्ट थिंक अबाउट समथिंग, I am running a company, I am the CEO of a company, ठीक है ना, you all are the shareholders, debt provider shareholders, आप लोग का सबका पैसा से मैं कंपनी चला रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे को पता है क्वार्टरली मेरे को रिपोर्ट करना है, क्वार्टरली आई हैव टू रिपोर्ट टू यू ऑल कि परफॉर्मेंस कैसा हुआ, और परफॉर्मेंस अगर गड़बड़ होने वाला है तुम लोग थोड़ा चिल्लाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो मैंने यहाँ पे एक हॉस्पिटल में डोनेट कर दिया था, कम्युनिटी यार, कम ऑन, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए तुम लोग का नहीं है कुछ? आई डोनेटेड टू अ पर्टिकुलर वेलफेयर सोसाइटी, हॉस्पिटल। मैंने आई एम नॉट टेलिंग यू, ये एक्चुअली होता है और हो रहा है। मैंने देयर इज अ स्टूडेंट ऑफ माइन, पुराना स्टूडेंट है, तो उसका इन्वेस्टमेंट से एक कंपनी में, माइनिंग कंपनी है, तो माइनिंग कंपनी में जोश पे आके वो 3-4% होल्ड करता है उस कंपनी का। 3-4% बहुत बड़ा बात हो गया। तो अकॉर्डिंगली उस कंपनी का जो क्या बोलते हैं मैनेजमेंट है, वो उसको बुलाता है, राइट कार्पेट, आप आइए, बहुत दिन हो गया,
तो वो बुलाया, मतलब देखो मेरे को वो बुलाया पहले तो MU मार्जिनल यूटिलिटी, फिर बुला के गए, ठीक है, गए तो उसके बाद जाके उसको कॉफ़ी पिलाया खुद, वो कॉफ़ी जो स्टारबक्स में जाके मिल सकता है तो ऑनलाइन भी होता है, कॉफ़ी पिलाया। और फिर जाके जब माइंड दिखाने जा रहा रास्ते में तो बोल रहा है ये जो स्कूल है ना ये हम लोग सेटअप किए हैं। अरे यार मेरे को अगर करना है समाज, आई एम नॉट अगेंस्ट समाज से, सबका अपना अपना कॉन्शियस है तो अपने खुद कर लेंगे ना, तुम भी तो कर लेगा, तुम किसी को डोनेशन दे सकते हो, बट व्हाई वुड द CEO डिसाइड टू डोनेट योर मनी टू समबडी एल्स? तभी पुण्य जो मिलेगा तो उसको मिल जाएगा। तो डोंट परफॉर्म एंड से दैट वी आर लुकिंग आफ्टर द सोसाइटी, डोंट परफॉर्म से दैट वी हैव डन समथिंग ग्रीन प्लांटेशन एंड ऑल दैट, तो यू हैव अ वेरी इजी एलिबाई, परफॉर्म करना नहीं है और बहाने 10। हु मैन्युफैक्चर्ड दिस ESG स्टफ? हार्वर्ड, सॉरी बेइज्जती से बोल दिया, इट हैज टू बी स्पोकन दैट वे, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ESG निकाल दिए वर्ड। और ये जो सारे कंसल्टेंसी फर्म्स है, मैकेंसी एंड ऑल दैट, ये लोग बोले हम लोग का धंधा आ गया, बिकॉज ऑफ सारे कंपनीज को ESG बताया, पर हम लोग ये कंपनी हायर किया, चलो यहाँ से अपने को मिला 2 करोड़ का पैकेज, यहाँ से 4 करोड़ का, धंधा चल रहा है। और वो कंसल्टेंसी फर्म्स पे काम कौन करेंगे? आप लोग, तो आप लोग का भी काम चल रहा है। Whatever. So this all stuff is there. So ये थोड़ा सा नंबर क्रंचिंग का बात कर रहे थे, उसके लास्ट में जाके मैं थोड़ा बहुत लिखा दूंगा, बट ऑब्वियसली वी कांट राइट अबाउट टाइटन 3 रुपये भाई किया था 70,000 लाख हो गया, ठीक है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट, एंड मेरा ऑडियो समरी तो आता ही है, सच दैट यू विल नो व्हाट वाज कवर्ड इन क्लास। थोड़ा नंबर्स करते हैं, यू मे यूज द कैलकुलेटर इफ यू वांट, वैसे वर्बल कैलकुलेशन भी हो जाएगा, बिकॉज सिंस आई एम स्पीकिंग वर्बली मैं ऐसा ही नंबर्स बोलूंगा, जो लोग कैट एस्पिरेंट्स है वो लोग वर्बली करें, मजा ज्यादा आएगा। एक कंपनी का जो एसेट्स है, बैलेंस शीट टोटल एसेट्स एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, दैट इज 50,000 करोड़, ओके, 50,000 करोड़ पैसा लगाया हुआ बिजनेस पे, बैलेंस शीट का टोटल बोल रहा हूं। उसका जो एसेट टर्नओवर रेशियो है, मैंने देखा कि वो एसेट से कितना सेल्स करता है, कितना गुना सेल्स, और मेरे को ऐसा फोरकास्ट हुआ देख के और बाकी कंपनीज को समझ के एंड ऑल दैट कि उसका एसेट टर्नओवर रेशियो 2 टाइम्स होने वाला है। कितना होने वाला है? 2 टाइम्स। इसका मतलब सेल्स कितना होने वाला है? 1 लाख करोड़। फॉर्मूला थोड़ी चाहिए, आपको बोलेगा सपोज एसेट टर्नओवर रेशियो, सेल्स बाय एसेट इक्वल टू 2, एसेट 50,000 ऊपर गया 1 लाख। दिस इज बैड स्टडीज अकॉर्डिंग टू माई डिक्शनरी। मेरे को ये वाला लेवल का जो पढ़ाई है सबसे खराब लगता है, ठीक है, तो इट शुड बी देयर इन योर सिस्टम कि एसेट टर्नओवर रेशियो कि एसेट से 2 टाइम्स टर्नओवर, ओके, डबल, तो 1 लाख करोड़, तो 1 लाख करोड़ का सेल्स, इज इट फाइन? मैंने उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर एनालाइज किया, उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या लगता है, इंटरेस्ट क्या है, टैक्सेशन क्या है वगैरह, और बहुत एनालाइज करके मेरे को फोरकास्ट हुआ कि उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन, क्या बोला? नेट प्रॉफिट मार्जिन, योर अंडरस्टैंडिंग इज 12%। तो नेट प्रॉफिट क्या होने वाला है? 12,000। यू अंडरस्टूड नेट प्रॉफिट मार्जिन इज, नेट प्रॉफिट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सेल्स, ठीक है, 12,000 करोड़ उसका प्रॉफिट होने वाला है। नेट प्रॉफिट अज्यूमिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं है, केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स है और डेट होल्डर्स है, तो नेट प्रॉफिट जो होता है इट बिलोंग्स टू होम, इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनली। तो यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का नेट प्रॉफिट है, उनको जो प्रॉफिट मिलेगा 12,000। मैंने स्टार्ट किया था एसेट से, एसेट क्या था? 50,000 करोड़। बैलेंस शीट इमेजिन करो, 50,000 ऑन द एसेट साइड, लायबिलिटी साइड कंप्राइजेस ऑफ डेट एंड इक्विटी। इक्विटी खुद का पैसा, डेट बोरो किया हुआ पैसा। सपोज द डेट इक्विटी रेशियो, सपोज द डेट इक्विटी रेशियो इज 0.25। व्हाट इज इट? 0.25 डेट इक्विटी, डेट इज टू इक्विटी, यानी कि वैसे देखो जाएगा तो माने 1:4 बोले क्या, 0.25 माने 1:4 हुआ, तो 1:4, इसका मतलब डेट इज 1/5, इक्विटी इज 4/5, सो इक्विटी इज 4/5 ऑफ 50,000, 4/5 ऑफ 50,000, 40,000, 40,000 करोड़ इक्विटी है। 50,000 करोड़ में से आई थिंक ये फिगर ठीक था, डेट इक्विटी 0.25, तो 1:4 डेट इज टू इक्विटी, तो इसका मतलब 1/5, 4/5, तो इक्विटी इज 4/5 ऑफ 50,000 विच इज 40,000। तो 40,000 करोड़ इक्विटी फंड्स आप लोगों ने दिया, आप शेयर होल्डर्स हो, बैलेंस शीट में जो आपने शुरू में पैसा लगाया था कंपनी में, और जो आज तक का रिजर्व एंड सरप्लस हो तो आपका ही है, रिटेन अर्निंग्स इन द कंपनीज बैलेंस शीट, वो 40,000 करोड़ है, एंड उस पर कंपनी इज फोरकास्टेड टू मैन्युफैक्चर हाउ मच? 12,000। 40,000 पे 12,000, तो ऑन 40,000 द कंपनी इज गोइंग टू अर्न 12,000 फॉर यू। व्हाट इज द रिटर्न? 30%।
This 30% is known as return on equity. Is known as return on equity, ROE. ठीक है, return on equity. So return on equity in our example, okay, return on equity is, if you understand, return on equity is 12 multiplied by 2 multiplied by, if I say 5 by 4, देखो 12 multiplied by 2 multiplied by 5 by 4, 30 ना, तो मैंने बोला 12 multiplied by 2 multiplied by 5 by 4, ठीक है. 5 by 4 is actually assets by equity. क्या एसेट 50,000 था, इक्विटी क्या था 40,000. तो एसेट बाय इक्विटी 5 by 4 is 1.2, क्या 5 by 4 is 1.25. 1.25 is आप जो धंधा कर रहे हो, धंधा वो आपके खुद के पैसे का कितना टाइम से, आप जो धंधा कर रहे हो वो आपके खुद के पैसे का कितना टाइम से. खुद का पैसा तो आपका 40,000 है, पर आप धंधा कितना कर रहे हो 50,000 का. तो आप जो धंधा कर रहे हो दैट इज 1.25 टाइम्स योर ओन फंड्स. यू आर यूजिंग फाइनेंशियल लेवरेज, यू आर यूजिंग फाइनेंशियल लेवरेज, डेट यूज कर रहे हो आप, ठीक है. तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स इन ROE. 12% मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.25. 12 into 2 into 1.25. 12 into 2 is business oriented decision. What decision? Business oriented. 1.25 is a finance decision. What decision? Finance. Because अगर अपने डरते तो हो सकता है अपने डेट यूज ही नहीं करते. बहुत जन पापा लोग नहीं होते जो बोलते हैं यार अपने बिजनेस में बोरो नहीं करेंगे, बिजनेस में बोरो नहीं करेंगे. बहुत जन दिवालिया हो चुके हैं बोरो करके. अपने बिजनेस जो भी करें खुद का पैसा से करेंगे. Are you understanding what I'm saying? शेयर मार्केट में तो खुद का पैसा से लगाएंगे. We won't borrow and put money in the share market. People have such principles. So 1.25 was a financial decision, financial leverage. What? Financial leverage, FL, financial leverage. And the other part जो था, जो हम लोग 12 into 2 किए, 12 into 2, 24%. 24% is ROE. What is it? Full form? Return on asset. 12,000 by 50,000. 12,000 by 50,000. 24% ROA. उसको एम्पलीफाई कर दिया बाय 1.25 हमने, बिकॉज ऑफ व्हाट? लेवरेज. बिकॉज ऑफ लेवरेज. ठीक है ना. तो इन दैट केस ऑब्वियसली you all have provided your hard earned money to the management. They are supposed to run the company with your money. You want to see how much they are earning on your money. So you can see that they are earning 30% on your money. You want to forecast how much will they earn in future on your money, for which you have to forecast what will happen to 12, what will happen to 2, what will happen to 1.25. Am I correct? What will happen to 12? What will happen to 2? What will happen to 1.25? Cash 12 becomes 13. Cash 2 becomes 2.2. I can't say about the third one cash, because third one में cash बोलने का जरूरत नहीं है. 1.25 can be easily made 1.5 because घर का खेती है, debt borrow कर लो. What is the issue? The company can go for a buyback of shares. Buyback of shares समझे? 10,000 करोड़ borrow किया, 10,000 करोड़ borrow किया, borrow लोन लिया और 10,000 करोड़ से शेयर बाईबैक कर लिया. तो बैलेंस शीट 50,000 का ही है, पर बैलेंस शीट में इक्विटी 10,000 गया, क्या आ गया? डेट. सो इजी. बट देन आपको पता है यू आर ट्राइंग टू राइड एट अ फास्ट स्पीड. आपने फुल गियर पे, अगर गियर वाला कार इमेजिन करें, फुल स्पीड पे आप टान रहे हो गाड़ी को. एक्सीडेंट इज पॉसिबल. कहीं गड़बड़ हुआ, प्रॉब्लम हुआ, तो इन दैट केस लौटा नहीं पाएंगे डेट. देयर विल बी बैंकरप्सी, लिक्विडेशन. अंडरस्टूड? तो द थर्ड पार्ट इज रियली सब्जेक्टिव. इट डिपेंड्स. बट द फर्स्ट 2 पार्ट्स जो है ना, दैट इज लाइक कैलिबर कि मैनेजमेंट वो कर सकता है क्या. In order for the management to do that, the management has to either produce such marvelous products कि iPhone 17 जो है ऐसा बबाल आए कि लोग मर जाए रास्ते में, त्राही त्राही हो जाए उसके लिए कि क्या कर दिया. ठीक है. तो लोग बोरो करके बाई करें, अपने क्या हर्ज है, एप्पल को थोड़ी फर्क पड़ता है. तो either you make the product so good that people are ready to pay a higher price. I'm talking about product differentiation strategy. You must have heard the word product differentiation, brand. ठीक है. Or you do mass large scale production such that the cost of production is what? Low.
हुंडई, तो हुंडई का जो आईपीओ आया हुआ है, हुंडई स्पेशलाइजेज इन लो कॉस्ट, व्हाट लो कॉस्ट, उसका गाड़ी कोई वो नहीं है वाओ, ठीक है, तो गाड़ी वही डब्बा टाइप ही है, बट लो कॉस्ट ऑपरेशंस है हुंडई का, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई तरीके से तो उसे कुछ करना पड़ेगा ना, जिससे वो उसी एसेट से ज्यादा सेल्स कर पाए और उसी सेल्स से खर्चा कम करके ज्यादा मार्जिन कमा पाए, तब जाके वो हो पाएगा। वैसे वो कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा क्या, वी हैव टू सी। अगर अपने ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैनेजमेंट से पूछेंगे भाई तुम कैसे करोगे, ठीक है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो बाहर से झांकेंगे। आई विल ट्राई टू सी हाउ विल इट बी एबल टू डू इट। सो दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू एनालाइज इन अ कंपनी। बट तो मैं कुछ मैथ्स पे आ गया हूं, तो यहां पे मैंने मैथ्स में आप लोग को आरओई बताया, क्या बताया, रिटर्न ऑन इक्विटी। इसमें जो इक्विटी था ना 40,000 करोड़, ओके, सपोज देयर आर 2,000 करोड़ शेयर्स, हाउ मेनी शेयर्स, 2,000 करोड़ शेयर्स है कंपनी का, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 2,000, 40,000 डिवाइडेड बाय 2,000, 20, 40,000 by 2,000 is 20. What is 20? Let's go slow. 40,000 बैलेंस शीट में कंपनी का इक्विटी है, नेटवर्थ है, नेटवर्थ 40,000 है, और 2,000 शेयर्स है, तो 2,000 करोड़ शेयर्स है, तो 40,000 by 2,000, 40 आया। What is 40? It is the book value per share. What is it? Book value per share. It is not the share price. Book value per share. Books माने कंपनी का बुक्स, कंपनी का बुक्स माने बैलेंस शीट, बैलेंस शीट माने अकाउंट्स, बैलेंस शीट माने अकाउंट्स 40, ठीक है। तो कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है, क्या बोला, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, वो चल रहा है सपोज 5 टाइम्स, क्या चल रहा है 5 टाइम्स। व्हाट्स द शेयर प्राइस, आप लोग 20 into 5 100, शेयर प्राइस चल रहा है 100, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ओके इज 5 टाइम्स चल रहा है, तो इसका मतलब 20 into 5, are you okay with me? 20 into 5 is what? 100. 100 is the share price. But tell me something. When you are putting your money in the company, अगर आप fresh investment कर रहे हो, are you going to look at that 20 or are you going to look at that 100? 100. क्या मतलब बैलेंस शीट में क्या फिगर है क्या नहीं है, मतलब तो अपने को 100 से है। अरे 100 से मतलब है ना, मेरे को 100 देना पड़ेगा उसको बाई करने के लिए आज, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, return on equity is an accounting measure. It is an accounting measure. Please, with all the respect that we have towards FSA, also have a portion of disrespect. It's ultimately coming out of accounting, debit credit entry. ठीक है? But it influences 100. It influences 100 because मैंने बोला price to book value ratio is 5. यानी book value अगर 15 होता तो price क्या होता, 75 होता, समझ गए। तो इसका मतलब आरओई इंपॉर्टेंट है, क्यों, बिकॉज आरओई इन्फ्लुएंस करता है शेयर प्राइस को। एक कंपनी जिसका आरओई ज्यादा है, जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा है, सेट्रिस पेरिबस अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, विल कमांड अ हायर प्राइस और अ लोअर प्राइस, हायर प्राइस, ठीक है। और कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसके कंट्रोल में आरओई है। कंपनी का मैनेजमेंट मेहनत करके सेल्स ज्यादा कर सकता है, प्रॉफिट ज्यादा कमा सकता है, ठीक है, डिसाइड करके लेवरेज ज्यादा ले सकता है। तो जो कॉर्पोरेट फाइनेंस वाइज तो आरओई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर अपने क्या देखते हैं, अपने ये देखते हैं कि अगर मैंने 100 रुपया पे भी शेयर बाई किया तो मैं 100 रुपया पे क्या कमाऊंगा, क्या कमाऊं, व्हाट विल आई अर्न ऑन 100 रुपया, आर यू अंडरस्टैंडिंग। सपोज फिगर्स बोलते हैं 100 रुपया शेयर प्राइस से, नेक्स्ट ईयर का मैंने फोरकास्ट किया, मैं स्टोरी नहीं टांग रहा हूं, नेक्स्ट ईयर का फोरकास्ट है मेरा शेयर प्राइस 130 होगा, क्या होगा 130, डिविडेंड नहीं है, तो व्हाट विल बी माई एक्सपेक्टेड रिटर्न 30%। ये 30% को 30 आरओई भी 30 था क्या, हाँ 30 तो था, वो बड़े जस्ट बिकॉज ऑफ कोइंसिडेंस हो गया है। सपोज 125 होगा तो 25% मैं कमाऊंगा इस कंपनी से, ये मेरा फोरकास्ट है। 100 रुपया शेयर प्राइस 125 हो जाएगा, आई लर्न 25%। दिस 25% इज व्हाट आई एम कंसर्न्ड अबाउट, दिस 25% is what I am concerned about. But this 25% is a function of ROE. Is a function of ROE. This 25% which I just spoke is called expected return. What is it called? Expected return over a 1 year time period. In bond chapter, which chapter? Bond. This 25% is like YTM. What is it? YTM, yield to maturity. मैं क्या yield कमाऊंगा अगर 1 साल का बॉन्ड है तो, मान लो अगर 1 साल का बॉन्ड है,
Bond मतलब debenture. There's a 1 year bond. You'll pay this much. You'll get this much. The return. That's called yield to maturity over there. That's called expected over here, and that's called internal rate of return in capital budgeting, building block classes. Internal rate of return IRR. किसा एक प्रोजेक्ट है, उस पर इतना 1000 करोड़ लगाएंगे और उससे ये कमाएंगे तो क्या रिटर्न मिलेगा? 1 साल का प्रोजेक्ट है. दैट्स कॉल्ड आईआरआर. मैं तीनों को रिलेट करते जाता हूँ. आई होप यू डोंट माइंड. इट इज नेसेसरी टू रिलेट. कि शेयर बाई कर रहे हैं, कितना कमाएंगे? एक्सपेक्टेड रिटर्न. बॉन्ड बाई कर रहे हैं, कितना कमाएंगे? वाईटीएम. और कंपनी प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, एक बड़ा प्रोजेक्ट प्लांट बैठा रहा है, उस पर क्या कमाएगा? दैट इज व्हाट आईआरआर. ठीक है. और इन तीनों को कंपेयर किया जाता है बाय और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. बाय और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि मेरे को चाहिए कितना, मेरे को चाहिए कितना. व्हाट इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? ठीक है. इफ यू आर सिटिंग ओवर हियर राइट नाउ, you could have done something else right now. That's the opportunity cost of your sitting over here. We do understand opportunity cost. So instead of investing in this company, I could have invested elsewhere at the same risk. Similar risk लेके मैं कहीं और लगा सकता था. And suppose मैंने देखा है कहीं और लगाने से मेरा रिटर्न 22% है. क्या है? तो 22% is my required rate of return. 22% is my required rate of. Why required? Because that is what I can earn elsewhere. So I require 22. And what is my expected return? 25. तो सर अभी जो दाम चल रहा है उस पर 25% अर्न करने वाले हैं एक्सपेक्टेड, जबकि 22 चाहिए. तो इसका मतलब शुड वी बाय द शेयर? यस, बिकॉज द एक्सपेक्टेड रिटर्न इज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. इनफैक्ट दिस डिफरेंस इज व्हाट इज नोन एज अल्फा. दिस डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड रिक्वायर्ड रिटर्न इज नोन एज अल्फा. ठीक है. एंड एवरी फंड मैनेजर ऑन द स्ट्रीट नाउअडेज इन इंडिया स्पेशली, दे नेम देयर फंड अल्फा फंड. बिकॉज ये इंडियंस को यहाँ बैठ के अपने संस्कृत वगैरह सब भूल ही गए ना कि अल्फा बीटा गामा बहुत पसंद आता है. तो अल्फा ऐसे भी अल्फा फंड, अल्फा मोगल्स, you'll find so many. तो अल्फा मतलब एक्सेस रिटर्न वो लोग आपके लिए अर्न करके देंगे. ठीक है. तो यहाँ पे 3 मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स बोल दिए. मैं अगर फिर से रिपीट कर दूं, और ये तीनों के कारण स्टूडेंट्स को इतना कंफ्यूजन होता है ना. अभी नहीं, मतलब आफ्टर CFA 11 क्लास कंप्लीट हो गया तब कंफ्यूजन घर में बैठ के यार पूरा कंफ्यूज रहा हूँ बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिक्वायर्ड रिटर्न एंड रिटर्न ऑन इक्विटी. 3 वर्ड्स बोल दिया लगातार मैंने. एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिक्वायर्ड रिटर्न और क्या? रिटर्न ऑन इक्विटी. इनमें से सबसे बेइज्जत वाला कौन सा है? आरओई. उसको साइड करो पहले. ये तरीका याद करने का तो मतलब दूध भात है. आरओई के अकाउंट्स का रेशियो पैड बाय नेटवर्थ. पर वो अगर वो अच्छा, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो मैनेजमेंट है, कैन दे कंट्रोल द शेयर प्राइस? मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कैन दे कंट्रोल द शेयर प्राइस? नो. वो सब अलग बात, सब वो लोग इन्फ्लुएंस कर देंगे. बट डायरेक्टली मैनेजमेंट शेयर प्राइस का कुछ कर नहीं सकता है. मैनेजमेंट क्या कर सकता है यार? काम धंधा बढ़िया से कर सकते हैं कि एसेट्स को ठीक से करे, एसेट्स का जो सेल्स है उसका ठीक से लाए, प्रॉफिट मार्जिन ठीक संभाले, लेवरेज ठीक से ले संभाल के, वो सब कर सकता है. तो इसलिए स्ट्रेस होता है आरओई पे बहुत ज्यादा कि यार ये लोग बिजनेस ठीक से चलाए. बिकॉज अगर आरओई ज्यादा हुआ तो अल्टीमेटली जाके शेयर प्राइस जो है वो ज्यादा आएगा और आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न सुधरेगा. तो इट इज नॉट दैट इट्स रिडिक्यूलस ROE. But when we talk about ER and RE, understand the focus is on ER and RE when you're investing in the share market. Expected return, required return. इन दोनों का हिंदी में बोलने वाइज क्या डिफरेंस है? फिल इन द ब्लैंक्स प्लीज. सुनना. इस कंपनी का रिस्क देखते हुए मेरे को इससे कम से कम इतना रिटर्न चाहिए, रिक्वायर्ड रिटर्न. ठीक है. अब मैं थोड़ा आगे जा रहा हूं. और अगर ये रिक्वायर्ड रिटर्न मेरे को इतना चाहिए 22%, और अगर इसका शेयर प्राइस 130 होने वाला है, क्या होने वाला है? 125 तब ना. हाँ, 125 होने वाला है एक साल बाद, 125. तो मैं उस 125 को पाने के लिए आज क्या देने तैयार हूं? 125 के बदले तुम आज क्या देने तैयार हो? 125 डिवाइड बाय 1.22 करो ना. 125 डिवाइड बाय 1.22. 125 का प्रेजेंट वैल्यू. 125 डिवाइड बाय 1.22 इज व्हाट? 102.46. What is it? It is the should be price. It is the intrinsic value of the share. What is it? Intrinsic value of the share. कि सर ये दाम इसका होना चाहिए. तो जब भी तुमको ये निकालना है कि दाम क्या होना चाहिए, तो तुमको आरई का हेल्प लेना पड़ेगा. किसका? आरई. कि भाई तो क्या रिटर्न चाहिए, और तुमको ये रिटर्न चाहिए और कंपनी का ये होने वाला है, पुल कर दे. ओके, दिस इज द प्राइस दैट शुड बी 102 पॉइंट समथिंग. ठीक है ना. और ईआर का क्या टोन है? वो अभी दाम 100 चल रहा है. अगर मैं 100 पे बाई करता हूं और मेरा ये फोरकास्ट है 125 का, तो मैं क्या अर्न करने वाला हूं? 25%.
तो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज लिंक्ड टू द एक्चुअल प्राइस, लिंक्ड टू द एक्चुअल प्राइस. रिक्वायर्ड रिटर्न इज लिंक्ड टू द शुड बी प्राइस. Expected is linked to the actual price, required is linked to the should be price. Okay, expected मेरे example is more than required. That means should be price of the share, intrinsic value is more than the share price. The share is underpriced. The share is underpriced. लोग वैसे समझ जाते हैं जब बोलते ना प्राइस कम है इंट्रिंसिक वैल्यू से. इंट्रिंसिक वैल्यू 102 दाम होना चाहिए, दाम 100 है, देख अंडरप्राइस्ड सस्ता है. एक्सपेक्ट आई थिंक अंडरप्राइस्ड वैसे भी समझ जाते हैं. एक्सपेक्टेड रिटर्न इज मोर देन रिक्वायर्ड. एक्सपेक्टेड रिटर्न इज, तो आप फिर आपके नेचुरली आप आएगा कि एक्सपेक्टेड अगर मोर देन रिक्वायर्ड है इसका मतलब अंडर प्राइस्ड है. इसमें अंदर में स्ट्रगल होता है शुरू से बिगिनर्स में कि इफ एक्सपेक्टेड रिटर्न इज मोर देन रिक्वायर्ड रिटर्न द शेयर इज अंडर प्राइस्ड. इसको 2-3 तरीका टैकल करने का. एक सिंपल तरीका, आप अच्छा बुरा सोचो. इफ एक्सपेक्टेड रिटर्न इज मोर देन रिक्वायर्ड, अच्छा स्टॉक है ना, अच्छा स्टॉक है, मैंने सस्ता है. एक तो ये तरीका. दूसरा तरीका, इतना कॉम्प्रोमाइज क्यों करे, डरते थोड़ी है. एक्सपेक्टेड रिटर्न इज बेस्ड अपॉन द करंट प्राइस, इज बेस्ड अपॉन द करंट प्राइस. कम है तभी तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा है. तुम 105 पे निकाल लो 125, व्हाट इज द रिटर्न? अगर शेयर का दाम 105 होता और 125 होने वाला है तो व्हाट्स द रिटर्न? शेयर का दाम अगर 105 चल रहा है और 125 होने वाला है तो व्हाट्स द रिटर्न? 19 पॉइंट समथिंग. तो आप समझो ER तुरंत गिर जाएगा ना जैसे ही प्राइस बढ़ेगा. इफ ER इज हायर इसका मतलब प्राइस इज लोअर. द ओनली रीजन दैट ER इज हायर इज बिकॉज प्राइस इज लोअर, अदरवाइज इट कुडंट बी. द एक्सपेक्टेड रिटर्न इज हायर मतलब सर इट इज ट्रेडिंग चीप. Is it okay? The expected and required, and the driving force is ROE. The driving force is ROE, and ROE in turn depends upon कंपनी एसेट्स को कितना बढ़िया से यूटिलाइज कर रहा है, यानी टर्नओवर रेशियो. मैं ये सेंटर है, ये वाला रूम, इसमें 4, 5, 6, 8 बैच चला रहा हूं. तो इफ आई लुक एट द रेवेन्यू विच आई एम अर्निंग एज कंपेयर टू द इन्वेस्टमेंट इन द सेंटर, सपोज भाड़े पे लिया मान लेते हैं, ठीक है, एसेट से खरीदा हुआ है, तो इन दैट केस अगर मैं रेवेन्यू को डिवाइड करूं विद दिस एसेट्स तो इन दैट केस मेरा टर्नओवर रेशियो क्या आएगा? हाई. और अगर एसेट्स को मैं यूज ही नहीं कर रहा हूं तो इन दैट केस एसेट टर्नओवर रेशियो क्या आएगा? लो. तो एक बिजनेस डिसीजन हो गया ना कि एसेट्स का एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं. समझो चीज को. तुम भी तो सोचते हो बैठ के कि पता नहीं यार ये जो मेरा फ्रेंड ना मुझे पढ़ता है 1 घंटे में कितना पढ़ लेते हैं और हम तो 1 घंटे में कुछ नहीं पढ़ पाते, इतना ही कवर करते हैं. ये जो तुम्हारे मन में आता है, दिस इज टर्नओवर रेशियो. दिस इज व्हाट टर्नओवर रेशियो. अब वहां पे ऑब्वियसली क्वालिटी भी डिपेंड करता है. क्वालिटी भी डिपेंड करता है, क्या पता कोई डीप पढ़ता होगा, ठीक है. तो वो क्वालिटी वाला पार्ट हो गया. मार्जिन, क्वालिटी वाला पार्ट क्या हो गया? मार्जिन की पढ़ तो लिया, कवर तो इतना पेज कर लिया, तेरे घुसा क्या, ठीक है. तो हाउ मच डिड यू अंडरस्टैंड, दैट्स द मार्जिन वाला पार्ट, ठीक है. तो नेट प्रॉफिट मार्जिन और एसेट टर्नओवर और फाइनेंशियल लेवरेज, 3 चीज था ना, व्हिच डिटरमाइन व्हाट? ROE, व्हिच डिटरमाइन ROE. So you are getting into the business at the end of the day, and ultimately इस इंडस्ट्री में जिसमें कंपनी है, इस इंडस्ट्री में जिसमें कंपनी है उसमें एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% है. क्या है? 10%. तो जोर मार के इसका 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा. बट सबका अगर 10% है, इसका 90% कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता ना. तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर इंडस्ट्री ही गलत चुने अपने, गॉन, बिकॉज आपने तो वो बेस लेवल कोई नीचे कर दिया ना, तो आपने बढ़िया कंपनी चुना तो वो बेस लेवल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा कमा रहा है, पर थोड़ा ही तो ज्यादा. इट कैन नॉट गो अबव द रूफ ना. तो इंडस्ट्री का चॉइस बिकम्स इंपॉर्टेंट दैट वे. ओके, सेक्टर एलोकेशन, लाइक आई सेड डिफेंस, आई सेड रिन्यूएबल्स, यू प्राइमा फेशी अग्रीड अपॉन इट, ठीक है. तो दैट वे अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग. तो पीपल हु आर विजनरी पीपल, ओके, लाइक परहैप्स राकेश झुंझुनवाला, the main thing is what is that they do not do so much of number crunching. They do some main number crunching, जैसे अपने 1 लाख करोड़ ये सब बोल रहे थे, मोटा मोटी हिसाब करते हैं, but they are more into understanding what's going to happen in the economy. इंडिया कैसे रीशेप कर रहा है, ठीक है. एंड whether this particular management से मिलके कॉन्फिडेंस है. सबसे पहला कॉन्फिडेंस तो ये आना चाहिए कि चोर तो नहीं है, बाकी तो बात का बात है. बिकॉज अगर वो चोर टाइप हुआ तो पैसा को पूरा डुबा देगा अपना. इंटेग्रिटी, और इंटेग्रिटी किसी का चेक करना इज सो डिफिकल्ट. वन इज द ट्रैक रिकॉर्ड, और बात करके जो पता चलता है, पीपल हैव देयर ओन नैक्स इन आइडेंटिफाइंग. तो इंटेग्रिटी. फेसबुक में डुअल क्लास शेयर्स है, पता नहीं मैंने पहले बोला है, आई थिंक मैंने पहले क्या बोला था. एक है क्लास ए शेयर्स, एक है क्लास बी शेयर्स. क्लास ए शेयर्स आर हेल्ड बाय टॉम, डिक एंड हैरी.
मैंने बोला चाहे जनरल पब्लिक, क्लास बी शेयर्स आर हेल्ड बाय ज़करबर्ग। क्लास ए शेयर्स में 1 शेयर के साथ 1 वोट, क्लास बी में 1 शेयर के साथ 10 वोट। अंडरस्टूड? तो ज़करबर्ग का पूजा करके उसको बैठा दिए फेसबुक के, यू आर द। उसके बाद ज़करबर्ग अगर कुछ गलत कर रहा है ना, गलत डिसीजन ले रहा है, मेटा का जो डिसीजन था इतना पैसा वाला उस पर, तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऑल द पेंशन फंड्स को गुस्सा आ रहा है ना कि इसको निकाल सीट से, उतार, नहीं उतार पाएगा बिकॉज सारा वोटिंग पावर तो उसी के पास है। When you think along these lines, you are thinking about corporate governance. Corporate governance मतलब where does the power lie? The fact that we allowed Facebook to have 2 class of shares, that means we gave away our power. There is no democracy in Facebook at all. Everything Zuckerberg will decide. उसको फिस्ट फाइट करना है इलॉन से तो करेगा ना, कौन रोके? The equivalent company in India becomes Tata Motors. Tata Motors has dual class shareholding, ordinary shares and A ordinary shares. जो ऑर्डिनरी शेयर्स है इनमें से कौन सा क्लास क्या है ध्यान नहीं रहता है। हाँ, हमारे जो भी दोनों में से एक तो है जो जिनमें डिविडेंड ज़्यादा मिलता है पर वोटिंग राइट्स 1/10 है, डीवीआर, समझ गए? तो टाटा मोटर्स इज ऑल्सो रिटेन्ड। तो अपने ये सारा डुअल क्लास होल्डिंग शेयर्स ये वो सब कुछ है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हो क्या है? जो एक तरह सपोज एक जन ने पूछा था क्या बिजनेस चला सकते हैं क्या, वैसे कोई पूछता अगर किसे एक्चुअली इतना बुद्धि लगा के जो अपने लगाने वाले हैं लेवल 1 में लेवल 2 में, क्या आइडेंटिफाई किया जा सकता है स्टॉक्स जिनमें पॉजिटिव अल्फा हो और जिसमें राकेश झुंझुनवाला टाइप रिटर्न जनरेट हो सके? ये क्वेश्चन तो अंदर में आना ही चाहिए। क्या पॉसिबल भी है क्या? बिकॉज बचपन में हम लोग सब फिजिक्स पढ़े एंड फिजिक्स में देयर यूज्ड टू बी समथिंग कॉल्ड ज्योमेट्रिक ब्राउनियन मोशन। पढ़ा है कभी? नाम सुना हुआ याद है? ब्राउनियन मोशन, मोशन ऑफ पार्टिकल है। कौन बोला उसका अंदर का तो याद मेरे को ही नहीं है। ब्राउनियन मोशन तो याद आ रहा ही होगा। बोलते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो एकदम जिगजैग 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 मूव करते हैं, ठीक है? दैट्स कॉल्ड अ ब्राउनियन मोशन, मतलब रैंडम वॉक। व्हाट? रैंडम वॉक। तो जो फिजिशियंस ने जब स्टॉक मार्केट को देखा तो बोला यार इट्स अ रैंडम वॉक। शेयर प्राइस जो मूव कर रहा है हर समय स्क्रीन पे पाट 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 पाट, क्या हो रहा है? ये तो पार्टिकल्स के जैसे मूव कर रहे हैं। क्योंकि अगर ब्राउनियन मोशन है सच दैट you are not able to look at past prices, वो ऐसे ऐसे अब ऐसे होगा, that is not Brownian motion, ठीक है ना? मैंने तुम पास्ट प्राइसेस देख लिया, तुम पीएल देख लिया, तुम बैलेंस शीट देख लिया, तुम मैनेजमेंट से मिल लिया वगैरह, बट कोई फायदा नहीं है बिकॉज उन सब का इफेक्ट शेयर प्राइस पे आ चुका, उन सब का इफेक्ट शेयर प्राइस पे आ चुका। इफ यू थिंक दैट मार्केट ऐसा है तो इसका मतलब इट्स नॉट पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर अल्फा। तो व्हाट डू वी डू? You are able to earn ER is equal to RE. ER is equal to RE. आप नॉर्मल रिटर्न कमा पाओगे। You should invest in index funds. Which funds? ETF. Diversified portfolio. ठीक है ना? And those who believe that no, it is possible. ठीक है? छोटे छोटे कंपनीज में स्कोप है। 3 रुपये वाला स्टॉक टाइटन था ही, देखिए, ठीक है? So they are believing that markets are inefficient. So we have a chapter on whether markets are efficient, मतलब स्कोप नहीं है अल्फा का, या markets are what? Inefficient. अगर inefficient है तो we should hold non-diversified portfolio. क्या बोला? Non-diversified portfolio. There is a particular person, can't reveal names, and that person was holding a portfolio of around 150 crores, invested in 4 stocks. 4 stocks. One was Tata Motors, second was Canara Bank, थर्ड वॉज वोकाट, फोर्थ आई डोंट रिमेंबर। इन 2020 कोविड के टाइम पे 4 स्टॉक केवल 150 करोड़। इट्स नाउ वर्थ 1800 या 1900 करोड़। ये 2000 से लेके अपने बात करें 2024 का। तो नाउ वन वुड से डाइवर्सिफिकेशन गया तेल लेने, बिकॉज ही डिड नॉट डाइवर्सिफाई। 4 stocks where you put all your money, understood? And then you go through ups and downs and you don't sell off. The patience, the perseverance required. मतलब पूरा राकेश झुंझुनवाला को चिपका लिया ना अंदर अपने। So that way there are thousands of stories, and the type of wealth which has been created in India in the last 5-7 years is mammoth, and that's all very good for all of us because ultimately we are stepping into this economy and industry, making a career at the time when wealth distribution is going to become more and more skewed. मैंने बोला गुड थिंग, तो मैं अभी सोशली बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है?
मैं स्ट्रेट फायदे घाटे का बात कर रहा हूँ. Wealth distribution has become skewed. So few people having too much of wealth, they are the ones who are customers of wealth management now. ठीक है, the last bench over there, they are smiling. They represent Anand Rathi Wealth Management. So अगर wealthy people नहीं होंगे तो wealth management कैसे होगा? बाकी लोगों के लिए तो वो होगा ना रोबो एडवाइजो. हैव यू हर्ड? रोबो एडवाइजो नहीं सुना है? इलॉन मस्क तो क्या क्या रोबोट निकाल रहा है. रोबो एडवाइजो क्या होता है? प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, बोलेगा आपका एज क्या है? इतना. आपके घर पे कौन कौन है? ये. आपका वेल्थ कितना है? इतना. आपका रिस्क एटीट्यूड क्या है? कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा, उसके हिसाब से बोलेगा ये आपका पोर्टफोलियो. मतलब क्या जरूरत है यू नो एडवाइजर्स का वगैरह. दे आर बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो एकदम क्लियर कट, स्ट्रेट फॉरवर्ड. बट अदरवाइज जो अल्ट्रा HNI क्लाइंट्स हैं, ओके, दे हैव देयर ओन फैमिली ऑफिसेज और दे ऑपरेट थ्रू मल्टीपल वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स एंड दे हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. सो थोड़ा सा लिखते हैं जिससे कि समराइज रहे व्हाट हैव वी डन. करणजीत इज सेइंग सर देयर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड मोजो प्लेटफॉर्म. होगा कोई? रोबोट वाइज बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट है. ओके, सो आज का क्लास इंट्रोडक्शन माना जाएगा. ऑन दो क्लास का नाम तो वही पड़ गया है, इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस क्लास 1. अंडरस्टूड? हमने काफ़ी कुछ इंडस्ट्री का डिस्कस नहीं किया जरा सा भी, बट अदरवाइज वो क्लास 1 ही है. अब उसके अंदर मैं लिखता हूँ लिख रहे अपने स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन, SAA. ये वर्ड मैंने यूज नहीं किया था व्हेन आई स्टार्टेड द क्लास. आई एम यूजिंग इट नाउ व्हाइल डिक्टेटिंग. स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन, इसका मतलब होता है ये. ड्रॉ कर लो. तो आपने डिसाइड किया कि आप इक्विटी में 50% ऑफ योर फंड्स इन्वेस्ट करोगे. फिक्स्ड इनकम FI माने फिक्स्ड इनकम, बॉन्ड्स में 30% और AI ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स उसमें 20%. तो ये डायग्राम से आपको यही पता चल गया 4 टॉपिक्स कौन से हैं पेपर 2 में. अपने 2 पेपर्स है ना CFA प्रोग्राम में. सेकंड पेपर में इक्विटी है, फिक्स्ड इनकम है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है. उसके अलावा अपना चाहिए था डेरिवेटिव्स है. ठीक है, तो पांचों एक बार पता चल जाए व्हाट इज द सिलेबस ऑफ पेपर 2. इसको मैंने स्ट्रैटेजिक लिखा जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग, बिकॉज़ द वर्ड इज सो इंपॉर्टेंट. स्ट्रैटेजिक से स्मेल क्या चीज का आता है? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म. एनीथिंग स्ट्रैटेजिक इज लॉन्ग टर्म. कि तुम्हारा एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है कोई चीज का, इट्स अ लॉन्ग टर्म डिसीजन, तो ये लॉन्ग टर्म है. पर बीच बीच पे शॉर्ट टर्म में ऐसा अपॉर्चुनिटीज आता है ना किसी कारण से, जहां पे इसको थोड़ा छेड़ना पड़ता है. यानी वी डिसाइड दैट यार अभी इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी चल रहा है, हम इक्विटी मार्केट में 60 लगाएंगे, बॉन्ड में थोड़ा कम करेंगे. शिफ्टिंग दैट इज कॉल्ड टैक्टिकल एसेट एलोकेशन. बट आई एम नॉट डिक्टेटिंग दैट वर्ड बिकॉज वो कॉन्टेक्चुअली काम का नहीं है. टैक्टिकल मतलब शॉर्ट टर्म डिविएशंस फ्रॉम द स्ट्रैटेजिक बेस्ड अपॉन शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, से इक्विटी मार्केट जोर से गिर गया, 20% गिर जाते हैं, तो निफ्टी का लेवल 16,000 17,000 आ गया. ठीक है, एंड आपका बहुत जोर का गन पाउडर पड़ा है, आप इसी का वेट कर रहे थे कि जब आएगा तो आप उस समय इसको देखोगे ना, आप लगा दो इक्विटी मार्केट में फुलटूस, तो वो क्या हो गया? टैक्टिकल. यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी, यू वेंचर्ड इनटू इट. ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड टैक्टिकल एसेट एलोकेशन. तो स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन, इक्विटी, FI, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट. जब अपने ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स किए थे ना स्टार्टिंग में, जो लोग किए थे और बाकी जन सुन सकते हैं, तो इन दैट केस वहां बात हुआ था जनरली ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट जो क्लेम तो करता है, दे क्लेम दैट their risk is lower, their correlation with equity and fixed income is also lower, their return is also higher. हम लोग ही चैंपियन है सब चीज में. बट देन वी ऑल्सो डिस्कस डेट उसके ऊपर घोर संदेह होता है अपने को, बायसेस, रिपोर्टिंग बायस एंड ऑल दैट. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू रिकलेक्ट दोज हु हैव डन AI. अदरवाइज अगर वो बायस हटा दे तो इट्स बिलीव दैट इक्विटी का रिस्क एंड रिटर्न सबसे हाईएस्ट है, फिक्स्ड इनकम का रिस्क एंड रिटर्न सबसे लोएस्ट है, एंड AI लाइज समवेयर इन द मिडिल. दैट इज विथ मैच्योरिटी अंडरस्टूड कि वो बीच में लाई करता है AI. बट सबसे बेस्ट पार्ट है कि AI का कोरिलेशन एक्चुअली थोड़ा कम है.
इन दोनों के साथ। तो पोर्टफोलियो में थोड़ा सा AI डालने से बढ़िया होता है, इट एक्चुअली मेक्स द पोर्टफोलियो मोर एफिशिएंट। ठीक है, ओके। तो स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन लिखा हमने। अब इसमें इक्विटी जो अपना फोकस है उसको मार्क कर रहा हूं। दिस विल प्रोवाइड जोश टू द पोर्टफोलियो। ठीक है, तो इससे जो कम्युनिकेशन होना था वो हो गया। दिस विल प्रोवाइड जोश टू द पोर्टफोलियो। तो ये पोर्टफोलियो को बचाने के लिए नहीं है ऑन अ रेनी डे। ऑन अ रेनी डे पूरा भीग जाएगा, गीला कर देगा, बट दिस विल प्रोवाइड जोश टू द पोर्टफोलियो। ओके, व्हेन सनी डेज आर गोइंग ऑन, जोश टू द पोर्टफोलियो। नाउ ब्रेक डाउन करें करिकुलम का दो पार्ट्स में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। Part 1 is markets and securities. Part 2 is analysis and valuation. तो मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज में वी हैव लर्निंग मॉड्यूल 1, मार्केट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। लर्निंग मॉड्यूल का मतलब है जो इंडिया में अपने चैप्टर बोलते हैं कि चैप्टर 1 मार्केट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये मार्केट, वो मार्केट सब बताने वाला है। लर्निंग मॉड्यूल 2, और जिन लोगों को वो सा इंटरेस्ट होता है ना, कितने तरह का सौदा होता है, ठीक है ना, लिमिट ऑर्डर, ये ऑर्डर, वो ऑर्डर, वो सारा चीज इसके अंदर है। लर्निंग मॉड्यूल 2 इज मार्केट एफिशिएंसी। अभी एफिशिएंसी का बात हुआ था ना, रैंडम वॉक, कि मार्केट एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट तो अल्फा का स्कोप है, एक्टिव मैनेजमेंट करना चाहिए, और एफिशिएंट है तो ETF में लगा दो। लर्निंग मॉड्यूल 3 नहीं, एक चैप्टर गलती कर दिया मैं, ठीक है, मैं एरो दे दूंगा। लर्निंग मॉड्यूल 3 एक्चुअली 2 होगा और 2 3 होगा, विल डू एन एरो। ये है मार्केट इंडाइसिस। मार्केट इंडाइसिस, तो दे थॉट दैट जब इक्विटी मार्केट बता रहे हैं तो ये तो बता दे कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, नैस्डैक, निकेई, सेंसेक्स, निफ्टी, क्या होता है, ठीक है। बिकॉज लेवल 1 में नहीं बताए तो कब बताएंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडाइसिस आर देयर, हाउ आर दे कैलकुलेटेड, ठीक है, विच आर द पॉपुलर वंस, मार्केट इंडाइसिस। और यहाँ मार्केट इंडाइसिस जब बताया तो केवल इक्विटी का नहीं बताया, फिक्स्ड इनकम का, AI का, सबका बता दिए। वैसे ही मार्केट ऑर्गेनाइजेशन केवल इक्विटी का नहीं है, फिक्स्ड इनकम मार्केट वगैरह सब कुछ कवर कर दिए, समझ गए। तो ये मैंने उल्टा किया, बिकॉज LM2 होगा ये, LM3 होगा ये, ठीक है, मिस्टेक हो गया था मेरे से। LM4 इज ओवरव्यू ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज। तो जैसे मैंने क्लास A और क्लास B शेयर्स बात किया ना, वैसे अपने जानते हैं, वी टॉक अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में भी क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, ADR, GDR, IDR, ठीक है। तो ये सब जो है वो सारा का डिस्कशन इसमें है। जिससे कोई ये नहीं सोचे था मेरे को पता नहीं एक्चुअली ADR GDR क्या होता है वगैरह, तो सब LM4 में आ जाएगा। एनालिसिस एंड वैल्यूएशन, लर्निंग मॉड्यूल 5। दिस इज कंपनी एनालिसिस कोलन पास्ट एंड प्रेजेंट। पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक है। तो अब यहाँ फर्स्ट बेंच में एक स्टूडेंट है चिराग, तो मैं चिराग में पैसा लगाने का सोच रहा हूँ। तो उसके लिए पहले मैं चिराग का पास्ट और प्रेजेंट स्टडी कर रहा हूँ, व्हाट हैज ही डन, ठीक है, उसका सारा चीज जो स्टडी कर रहा हूँ, दैट इज कंपनी एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट। नंबर 6, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस।
सो देन आई केम टू नो दैट चिराग इज डूइंग द CFA प्रोग्राम. तो मैं CFA प्रोग्राम का फाइनेंस इंडस्ट्री का प्रॉस्पेक्ट्स वगैरह स्टडी कर रहा हूँ. एंड ये भी देख रहा हूँ कि चिराग इसमें कितना बढ़िया कंपीट कर पाएगा, बिकॉज आई ऑलरेडी नोन हिम पास्ट का. तो मैं देख रहा हूँ कि विल बी एबल टू कंपीट बेटर और नॉट. ठीक है, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस. नंबर 7, फिर से कंपनी एनालिसिस, फोरकास्टिंग द फ्यूचर. ये सब करके आई एम गोइंग टू फोरकास्ट कि चिराग का फ्यूचर कैश फ्लोज क्या होने वाला है. ओके, व्हाट विल बी हिज फ्यूचर कैश फ्लोज. नंबर 8, सपोज बढ़िया देखा सब कुछ गुड है. ठीक है, तो मैंने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से पुल कर दिया कैश फ्लोज को एंड आई फाउंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू, व्हाट इज इज वर्थ. ठीक है ना, बट देन शुड आई बाय इट, डिपेंड्स अपॉन प्राइस क्या है उसका एंड ऑल दैट. तो मेरे को आना चाहिए वो करना. दिस इज इक्विटी वैल्यूएशन. इक्विटी वैल्यूएशन. ठीक है, जस्ट टू स्पीक मोर जेनरिकली, इफ ही इज अनलिस्टेड नॉट ट्रेडेड, तो इन दैट केस इन्वेस्ट करूंगा तो प्राइवेट इक्विटी हो गया. इफ ही इज लिस्टेड तो इन्वेस्ट करूंगा तो क्या हो गया, पब्लिक इक्विटी. बिकॉज वी गॉट टू मेक थिंग्स कॉमन सेंसिकल, अदरवाइज देयर आर सो मेनी टर्मिनोलॉजी इन फाइनेंस एंड वी विल बिकम बर्बादोफाइड एकदम. ये क्या हो रहा है, ये वो हेन तेन, कुछ नहीं, सब सेम चीज चल रहा है, अलग अलग नाम दे दिए सिंपल चीजों को. ठीक है, और वन सेकेंड, अगर प्राइवेट इक्विटी की बात कर रही है उसमें अगर ये मिच्योर्ड वो होता है जो ऑलरेडी कैश फ्लो कमा रहा है एंड ऑल दैट, ठीक है, तब ये क्या हो गया, बाय आउट. और अगर ये स्टार्टअप टाइप होता, नया कुछ डिस्कवर करने का सोच रहा तो क्या हो गया, वेंचर कैपिटल. ठीक है, तो इट्स जस्ट यू टेक वन एग्जांपल एंड यू आर एबल टू कार्व आउट सो मेनी थिंग्स दैट यू कीप ऑन डूइंग. एंड एज आई सेड, कोई जिनका फर्स्ट क्लास होगा तो अ फ्यू ऑफ द डिस्कशंस दैट आई डिड इन बिटवीन माइट बी अ लिटिल दैट वे कि सर ऑल्टरनेट का बात किए बीच में, डजंट मैटर, वो हम लोग करते हैं. सो ये पूरा का पूरा करिकुलम है जिसमें अपने ये वाला जो चैप्टर है ना उससे स्टार्ट करने, ये दिस चैप्टर इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस. तो इसमें डिस्कशन क्या होगा, कोई भी सेक्टर, सीमेंट, हेल्थ केयर, IT, कैसे उसको एनालाइज करते हैं, उसका प्रॉफिटेबिलिटी, उसका ट्रेंड, उसका ड्राइवर्स, उसका इकोनॉमी से डिपेंडेंस, उसका प्लेयर्स, उस पर स्कोप, ठीक है, वगैरह. इससे पता चलता है उस प्लेयर, उस इंडस्ट्री में एवरेज में क्या होने वाला है, एवरेज एवरेज पर्सन हु इज डूइंग CFA उसका क्या फ्यूचर होने वाला है. फिर किसी का बढ़िया किसी का घटिया होगा वो अलग बात, पर एवरेज क्या प्रॉस्पेक्ट्स है, दैट इज इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस. ठीक है ना. ऑडियो डेफिनेटली सुनना, मैं उसमें वो जो एग्जांपल्स लिया था बीच में ROE, ER, RE का, वो सब उस पर डाल दूंगा सच दैट यू वुड फील कंफर्टेबल दैट यस कवर्ड हो गए. ठीक है, और वैसे वो सारा चीज तो सिलेबस के अंदर होगा. ठीक है, तो वी आर एंडिंग द क्लास ओवर हियर.